हमारे सभी प्यारे साथियों को मिस्टर एक्स की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, मैं आज आपके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की डरावनी स्टोरी लेकर के आया हूँ। ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसने एक सफ़र के दौरान एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी पैरानॉर्मल घटना को अनुभव किया था। हालांकि कभी कभी उसे अपनी इस घटना पर शक भी होता है कि वास्तव में उस दिन सच में उसने ऐसी पारलौकिक ताकतों को देखा था या फिर उस ट्रेन में सफ़र करते हुए उसके साथ यह एक सपना घटा था। लेकिन उसे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि उसने उस रात को जो अनुभव किया था वो महज एक सपना नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो शायद अपने इस जीवन में वह कभी नहीं भूल पाएगा। तो उस शख्स का नाम है विवेक। वैसे तो विवेक एक बिजनेसमैन है, लेकिन साथ ही साथ उसे लिखने का भी बड़ा शौक है और उसे नई नई जगह जाना पसंद है। तो ऐसे ही वो एक बार किसी काम की वजह से ही आंध्र प्रदेश में एक सफ़र के लिए जा रहा था और रास्ते में एक स्टेशन पर से उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिन चीज़ों को वो महज अपना भ्रम समझ रहा था, धीरे धीरे वही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भयानक होने लग जाती हैं। आज भी विवेक इन सब को याद करके कांप उठता है, लेकिन उसके दिल में एक संतोष भी है कि उस दिन उसका वो एक फैसला कईयों की जिंदगी बदल देने वाला था। तो मैं चाहता हूं कि आप भी विवेक की घटना को जानें। और अक्सर आप भी कभी कभी अकेले सफ़र करते होंगे, तो अचानक जब आपके सामने कोई अनजान वस्तु या अनजान व्यक्ति आ जाए, उससे किस प्रकार से आपको डील करना चाहिए। तो इस पूरी घटना को मैंने एक अच्छी सी स्टोरी में आपके लिए तैयार किया है। शाम के लगभग 7:15 बजे सुर्ख लाल जैकेट और जीन्स की पेंट पहने एक लड़का हाथ में एक सूटकेस और कंधे पर एक बैग लिए पाकाला स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे लगभग वहां इंतजार करते करते 1.5 घंटा हो गया था। अब 8:30 बजे चुके थे। स्टेशन पर भीड़ भी नहीं थी। ट्रेन लेट थी, इसीलिए वो इधर उधर देखता तो कभी सीट पर बैठ जाता। ठंडी ठंडी हवा के झोंके बार बार उस लड़के के शरीर में झुरझुरी पैदा कर रहे थे। वह मन ही मन कहता है, विवेक, लगता है मफलर निकालना ही पड़ेगा। विवेक जैसे ही अपने कंधे से बैग उतारने वाला था, वैसे ही ट्रेन के इंजन की आवाज आई। ट्रेन को आता देख विवेक ने वापस अपना बैग ठीक किया। जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर आ रही थी, वैसे वैसे हवा और तेज होती जा रही थी। कुछ देर के लिए विवेक के कान सुन्न हो गए थे। स्टेशन पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए विवेक को ट्रेन में चढ़ने में कठिनाई नहीं हुई। वह तुरंत अपनी बोगी में चढ़ गया और अपनी सीट ढूंढने लगा। सभी यात्री लगभग सो चुके थे। कुछ लोग थे जो अभी भी मोबाइल चला रहे थे। विवेक ने अपनी सीट ढूंढ ली, जो कि साइड लोअर थी। वहां पर पहले से ही एक अन्य व्यक्ति लेटा हुआ था। विवेक ने उस आदमी को आवाज लगाई, हेलो मिस्टर। लेकिन वह आदमी गहरी नींद में सो रहा था। इस बार विवेक ने उस आदमी के कंधे को पकड़कर कहा, हेलो सर। वह आदमी घबराता हुआ उठा। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन है? उसे अचानक इस तरह उठता देख विवेक भी घबरा गया। वह आदमी विवेक पर बरस पड़ा। क्या है, सोने क्यों नहीं दे रहा? कौन है तू? 2 मिनट के लिए विवेक सोच में पड़ गया कि मैंने क्या किया। यह आदमी मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है। फिर वह बोला, मिस्टर, जहां पर आप लेटे हैं ये मेरी सीट है, हटिए यहां से। इसके बाद उस आदमी का चेहरा थोड़ा मुरझा गया। वह बोला, अच्छा अच्छा, माफ कीजिए भाई साहब, लेट जाइए, आप भी बैठिए। विवेक ने कहा, मैं भी नहीं, मैं ही बैठूंगा, आप अपनी सीट पर जाइए। उस आदमी ने अपने गले की खिच को दूर किया और उठकर कोई दूसरी खाली सीट ढूंढने चला गया। विवेक ने मन ही मन कहा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, दूसरों की सीट को ऐसे करके दिखाते हैं जैसे उनके बाप की है और हम पागल हैं। पहले से पहले रिजर्वेशन कराकर बैठ जाते हैं ताकि आराम से और सुकून से जा सके। विवेक एक 25 वर्षीय नौजवान था। वह सूरत का रहने वाला था, लेकिन अपने 2 कामों से आंध्र प्रदेश आया था। उसे अपने बिजनेस का ही काम था और दूसरा उसके रिश्तेदार की भी शादी थी। विवेक की सूरत में अपने खुद की फर्नीचर की दुकान थी, लेकिन बिजनेस में उसका कम इंटरेस्ट था क्योंकि वह एक लेखक था। उसे लिखना और जगहों को एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद था।
फिलहाल वो पाकाला जंक्शन से अपने किसी रिश्तेदार की शादी में श्रीकाकुलम जा रहा था। सीट पर बैठते ही सबसे पहले उसने अपना मफलर और कंबल निकाला और लेट गया। कहने को ट्रेन की सभी खिड़की दरवाजे बंद थे, लेकिन ठंड अब भी उसके शरीर में बसी हुई थी। वो बस बार बार करवटें बदल रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि काश एक कप चाय और मिल जाती। तभी उसके कानों में आवाज गूंजी, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय का नाम सुनकर विवेक झट से उठकर बैठ गया। उसने खिड़की खोलकर देखा तो मुथिरेवाला स्टेशन आ गया था। विवेक ने एक नजर अपनी घड़ी को देखा और कहा, क्या बात, ट्रेन राइट टाइम चल रही है। वैसे तो मुथिरेवाला उस ट्रेन का होल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वहां गाड़ी रुक गई थी। चाय वाला थोड़ा आगे था, इसीलिए विवेक ने खिड़की बंद की और ट्रेन के दरवाजे पर गया। उसने चाय वाले को आवाज दी। चाय वाला भी भागते हुए विवेक के पास आया। विवेक ने कहा, भैया जल्दी से एक चाय दे दो। इधर चाय वाला गिलास में चाय डाल रहा था, तभी विवेक की नजर सामने से आ रही एक लड़की पर पड़ी, जिसने पीले रंग का सूट पहन रखा था। बाल खुले हुए थे, कंधे पर एक हैंडबैग था और हाथ में एक बड़ा बैग था। वह विवेक की तरफ ही आ रही थी। शायद उसकी सीट भी इसी बोगी में थी, लेकिन सामान भारी होने की वजह से वो रुक रुक कर चल रही थी कि तभी इंजन की सीटी बोल पड़ी। विवेक उस लड़की को देखने में इतना खो गया था कि उसे यही नहीं पता कि चाय वाला कब से उससे कह रहा है, लो भैया चाय ले लो, लो भैया चाय ले लो। इंजन की सीटी सुनते ही विवेक का ध्यान हटा और उसने चाय वाले से चाय ले ली। अब धीरे धीरे ट्रेन भी आगे बढ़ने लगी। ट्रेन के चलते ही उस लड़की के चेहरे पर घबराहट आने लगी। वो और तेज चलना चाहती थी, लेकिन बेचारी का सामान बहुत भारी था। विवेक को उस लड़की पर तरस आता है। वह जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरता है और उस लड़की के हाथ से बैग ले लेता है। विवेक के एक हाथ में उसकी चाय थी और दूसरे हाथ में उस लड़की का बैग। जल्दबाजी के चक्कर में विवेक के हाथ से उसकी चाय भी गिर जाती है, लेकिन विवेक उस लड़की को ट्रेन में चढ़ा देता है। वह लड़की भी हाँफ रही थी और विवेक भी हाँफ रहा था। उस लड़की ने बहुत ही मीठी सी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच। विवेक उस लड़की के चेहरे को देखकर थोड़ा घबरा गया, शायद नर्वस हो गया था। विवेक कुछ नहीं बोला। वो लड़की चुपचाप अपना बैग लेकर अंदर चली गई। विवेक कुछ देर ट्रेन के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। ट्रेन मुथिरेवाला से थोड़ा आगे ही बढ़ी थी। विवेक ने सोचा, चलो सीट पर लेटा जाए। विवेक अपनी सीट पर गया और चौंक गया, क्योंकि वहां वही पीले सूट वाली लड़की लेटी हुई थी। विवेक को अचंभा हुआ। उसने मन में सोचा, क्या मैं गलत सीट पर आ गया? विवेक ने एक बार अच्छे से अपना टिकट चेक किया और फिर सीट नंबर चेक किया। उसने खुद से कहा, मैं तो सही जगह हूं। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले वो आदमी, अब ये लड़की। विवेक भी थका हुआ था। वो भी सोना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उस लड़की को उठा सके। उस लड़की के चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे सोते हुए जगाना विवेक को सही नहीं लगा। इसलिए वह उस लड़की के पैरों की तरफ बैठ गया। विवेक बार बार नींद में झूम रहा था और एक पल ऐसा आया कि गलती से विवेक का हाथ उस लड़की के पैर से टच हो गया, जिससे उस लड़की की नींद खुल गई और वह हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई। विवेक ने देखा कि वह लड़की बैठ गई है। उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी सॉरी। वह लड़की बोली, इट्स ओके। फिर विवेक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ये आपकी सीट? वो लड़की बोली, वो मेरा रिजर्वेशन नहीं है। विवेक ने कहा, ओह। तभी उस लड़की को अजीब लगा और उसने सोचा कि कहीं ये सीट इसी लड़के की तो नहीं। उसने तुरंत पूछा, क्या ये आपकी सीट है? विवेक ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो लड़की जल्दी से खड़ी हो गई और घबराते हुए बोली, ओह सॉरी, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था ये सीट आपकी है। और मैं आराम से सो गई। विवेक ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, आप खड़ी क्यों हो गई? बैठ जाइए। वो लड़की बोली, पक्का? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान फैल गई, जिसे देखकर विवेक का दिल भी बाग बाग हो गया।
इसके बाद दोनों में बातें शुरू हो गई। विवेक ने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम किंजल बताया। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई। किंजल ने अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताया और विवेक ने भी अपने काम कारोबार के बारे में बताया। कभी कभी तो विवेक कुछ ज्यादा ही हाँक देता था। शायद वो उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। विवेक और किंजल को नींद तेज आ रही थी। वे दोनों थोड़ी थोड़ी जगह यूं ही टेक लगाकर लेट गए। ट्रेन अपनी रफ्तार से चले जा रही थी। इसी बीच लगभग 2 बजे विवेक की आंख खुली तो वह हैरान हो गया क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था। उसने खड़े होकर आसपास की सीटों को झांका तो पूरी बोगी खाली थी। ना वहां कोई यात्री था और ना ही किसी यात्री का कोई सामान। विवेक ने मन ही मन कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। विवेक ने जल्दी से खिड़की खोलकर देखा तो बाहर जंगल ही जंगल था और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चले जा रही थी। जब उसने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उस समय उसके पास कीपैड वाला फोन था। वह मोबाइल के जरिए भी अपनी जगह का लोकेशन पता नहीं कर सकता था। विवेक जल्दी से ट्रेन के दरवाजे की तरफ गया और वहां से बाहर जाकर देखा। विवेक जहां नजर डालता वही घना अंधेरा और जंगल था। उस दृश्य को देखकर विवेक के मन में एक डर पैदा हो गया। पता नहीं क्यों ट्रेन कुछ रहस्यमय और खतरनाक तरीके से चल रही थी। एक एक पल विवेक के मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। विवेक इधर उधर देखते हुए कोच के दूसरे दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी नजर दूसरी कोच पर पड़ती है जहां उसे एक पीला दुपट्टा उड़ता हुआ नजर आ रहा था। विवेक को लगा ये जरूर किंजल ही होगी। वो दूसरे कोच में जाने की सोचता है। कोच में जाने के लिए रास्ता खुला था और जहां से कोच आपस में जुड़े रहते हैं वो हिस्सा बुरी तरह हिल रहे थे। लेकिन फिर भी विवेक हिम्मत करके उस खतरनाक हिस्से को पार करता था। वहां सच में किंजल कोच के दरवाजे के पास खड़ी थी। किंजल का मुंह बाहर की तरफ था। विवेक किंजल को आवाज लगता है। किंजल पीछे पलट कर देखती है तो विवेक उसके चेहरे को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। विवेक कुछ पूछता उससे पहले ही जंगल से 2 लंबे हाथ निकल कर आते हैं और किंजल को अपनी तरफ खींच लेते हैं। किंजल चीखती हुई पीछे चली जाती है। विवेक भी बुरी तरह चिल्लाता है, किंजल। विवेक देखता है कि किंजल जंगलों में घसीटती जा रही है। किंजल को इस हाल में देखकर विवेक बुरी तरह डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किंजल की मदद किस तरह करे। इसीलिए वह जल्दी से जाता है और अलार्म चेन खींच देता है। कुछ ही देर में ट्रेन रुक जाती है। विवेक बिना देरी किए ट्रेन से नीचे उतरता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वह अपना मोबाइल निकालता है और उसकी टॉर्च जलाता है। टॉर्च में भी रोशनी इतनी नहीं थी कि वह आसपास का अच्छी तरह देख पाता। सिर्फ उसके चलने लायक ही टॉर्च थी। कब, कहां से कोई जानवर शिकार कर ले कुछ नहीं कह सकते। काफी जगह तो कांटों वाले पेड़ थे जो कभी विवेक के हाथों में चुभते तो कभी पैरों में चुभते। विवेक ने किंजल को आवाज लगाई, किंजल कहां हो तुम? किंजल, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? किंजल का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। विवेक एक सीध में चले जा रहा था कि तभी उसे किंजल के चीखने की आवाज आई। विवेक एकदम घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। टॉर्च की रोशनी ज्यादा नहीं थी इसलिए वह और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। उसने दोबारा आवाज लगाई, किंजल कहां हो तुम? तभी दूसरी तरफ से चीखने की आवाज आई। विवेक को हैरानी हुई कि ये आवाज अभी सामने से आई और अब पीछे की तरफ से आ रही है। आखिर माजरा क्या है? किंजल है कहां? विवेक अब उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है जहां से दूसरी बार आवाज आई थी। तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है। विवेक सोचता है, इतनी अंधेरी रात में और जंगल में कौन बांसुरी बजा रहा है? विवेक सोचता है, क्या मुझे उस बांसुरी की आवाज की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर किंजल की आवाज की तरफ? फिर वह फैसला करता है कि वो किंजल की आवाज की ओर ही जाएगा, इसलिए वह पीछे मुड़कर आगे जाने लगता है। तभी उसे एहसास होता है जैसे उसके पीछे से कोई भागा। विवेक ने पीछे पलटकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन पीछे उगी झाड़ियां
तेजी के साथ हिल रही थीं। विवेक घबराता हुआ उन झाड़ियों के पास गया और उन झाड़ियों को हाथ से हटाकर देखा। वहां कुछ नहीं था। विवेक को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। विवेक वापस किंजल की आवाज की ओर बढ़ने लगा, लेकिन दोबारा किंजल की आवाज नहीं आई। हालांकि विवेक ने किंजल को कम से कम 4-5 बार आवाज लगाई थी, लेकिन किंजल का कोई जवाब नहीं था। चलते चलते विवेक का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गया। जब उसने नीचे देखा तो जमीन पर एक भेड़िया मरा पड़ा था और उससे खून बह रहा था। विवेक को यह देखकर बहुत ही घिन आई। उसके कपड़ों में भी थोड़ा बहुत खून लग चुका था, लेकिन वह रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। तभी किंजल की आवाज आई, बचाओ मुझे, विवेक बचाओ। यज सुनते ही विवेक भागने लगा। उसे जहां से रास्ता मिलता वहां से भागता। ना वो ये देखता कि कहां झाड़ियां उगी हैं, कांटे हैं या कीचड़। वो बस भागे जा रहा था। वह खुद भी नहीं जानता कि आखिर वह एक अनजान लड़की की मदद क्यों कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में उसके साथ जो कुछ हुआ था वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। भागते भागते वह एक बड़े गेट के पास पहुंचता है, जो कि बहुत ही पुराना और जंग खाया हुआ लग रहा था। वे आपस में 2 गेट मिले हुए थे। एक गेट लगभग गल चुका था और दूसरा गेट बिल्कुल ठीक था। विवेक की नजर उस गेट के अंदर बनी लाल कोठी पर जाती है, जो लगभग सालों पुरानी लग रही थी। अंधेरे में गुम अंधेरी कोठी विवेक के मन में दहशत पैदा कर रही थी। विवेक देखता है कि कोठी के चारों तरफ से धुआं सा उठ रहा है। विवेक सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किंजल यही हो, कहीं किसी ने किंजल को यहां पकड़ के रख लिया हो। इसलिए हिम्मत करके विवेक उस टूटे हुए गेट के अंदर जाता है। जैसे ही वह पहला कदम उस गेट के अंदर रखता है, जंगल में जोरों की हवा चलती है। चारों तरफ से पेड़ बुरी तरह हिलने लगते हैं, जैसे उसे अंदर न जाने का इशारा कर रहे हों। पेड़ों के सूखे पत्ते एक साथ झड़कर विवेक के ऊपर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरे हुए पत्ते एक साथ इकट्ठा होकर विवेक के आगे आ जाते हैं। विवेक को भी यह सब कुछ अद्भुत लग रहा था, लेकिन उसने इन चीजों पर गौर नहीं किया। उसने नहीं सोचा कि हो सकता है यह प्रकृति का कोई इशारा हो, उसे अंदर जाने से रोकने का। लेकिन उसने सब बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना बेहतर समझा। वो कोठी बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन उस कोठी का कालापन, टूटी हुई नक्काशियां उसे एक भूतिया खंडहर बना रही थी। कुछ कदम चलते ही विवेक ने एक बार फिर किंजल को आवाज लगाई, किंजल कहां हो तुम? और तभी किसी के बुरी तरह चीखने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही विवेक बुरी तरह सहम गया। उसके पैर वहीं रुक गए। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे जाए। उसने देखा कि जो धुआं कोठी के आसपास से उठ रहा था वो धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वह धुआं नहीं था, वो कोहरा था, बिल्कुल ठंडा गहरा कोहरा। जैसे ही उस कोहरे ने विवेक को छुआ, विवेक का शरीर सुन्न पड़ता गया। जब विवेक को इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ खड़े रहने से उसको नुकसान हो सकता है, तो वह आगे बढ़ा और उसने उस कोठी के अंदर जाने की सोची। कोठी में जाने से पहले लगभग 8 से 10 सीढ़ियां थी, जो जगह जगह से टूटी हुई थी। विवेक धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चढ़ता गया। सीढ़ियां चढ़कर एक पतला सा बरामदा था। विवेक कोठी के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। वह बरामदे के दोनों ओर देखता है। उसे कोई नजर नहीं आता, केवल ठंडा कोहरा उसकी ओर बढ़ रहा था। वह कोठी के दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर अंदर की तरफ रोशनी करता है। उसका एक मन था कि वह कोठी के अंदर जाए और दूसरा मन था कि वापस लौट जाए, लेकिन इंसानियत के नाते वो किंजल की मदद करना चाहता था। इसीलिए उसने धीरे धीरे अपने कदम कोठी के अंदर रखे। जैसे ही वो 1-2 कदम आगे बढ़ा, तुरंत एक ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके में इतनी ताकत थी, विवेक को तेज धक्का लगा, लेकिन विवेक ने अपने आप को संभाल लिया। पुरानी दीवारें, पुराना फर्नीचर, फटे पुराने कपड़े, बर्तन सब यूं ही इधर उधर बिखरे पड़े थे। अचानक वहां एक रोशनी हुई। रोशनी ऊपर टंगे झूमर की थी। जैसे ही रोशनी हुई, विवेक की नजर चारों तरफ फैल गई। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ा हॉल है। हॉल में 2 तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और नीचे 3 कमरे बने हुए हैं। विवेक वहां मौजूद सभी सामानों को बड़े ध्यान से देख रहा था। सब पर मोटी मोटी धूल जमी पड़ी थी।
कहीं कहीं जाले थे और मकड़ियां भी इतनी मोटी थी कि शायद आज से पहले उसने कभी ऐसी मकड़ियां नहीं देखी थी। तभी एक काली बिल्ली आई और उसके सीने पर चढ़ गई। विवेक इस तरह एक काली बिल्ली के हमले से घबरा गया और चीखने चिल्लाने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस बिल्ली से छुड़ाया। विवेक मन ही मन कहने लगा, भगवान, ये क्या मुसीबत है, कितना डरावना है ये सब। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई चुपके चुपके रो रहा है। तभी विवेक के कानों में एक आदमी की आवाज आई, क्यों आए हो यहां? विवेक ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी विवेक ने आवाज लगाई, कौन है यहां, सामने आओ। विवेक ने इतना ही कहा कि एक बार फिर ठंडी हवा का झोंका आया और उसे धक्का दिया। विवेक ने मन ही मन सोचा, पता नहीं किंजल कहां होगी, यहां कोई तो है। मुझे लगता है किंजल मुसीबत में है। मुझे इस कोठी को अच्छे से देखना चाहिए, हो सकता है उसे यहां किडनैप करके रखा हो। विवेक हॉल में बने एक कमरे में जाने की सोचता है। अब अंधेरा तो अच्छा खासा था और मोबाइल की टॉर्च में इतनी रोशनी नहीं थी कि वह एक बार में सब जगह देखता। विवेक सामने की तरफ मोबाइल दिखाता हुआ चल रहा था। तभी उसका पैर जमीन पर पड़े एक बर्तन से जा टकराया। वह पीतल का एक गिलास था। जैसे ही विवेक का पैर पीतल के गिलास से टकराया, टन की आवाज के साथ पीतल का गिलास लुढ़कता हुआ चलने लगा। विवेक की नजर जब जमीन पर पड़ी तो उसने देखा कि एक गिलास लुढ़कता हुआ जा रहा है। विवेक को लगा कि यह बर्तन है और इस पर मेरा पैर लग गया है तो इसे चूम लेना चाहिए। जैसे ही विवेक उस गिलास को चूमने के लिए नीचे झुका, वैसे ही जमीन में से एक घिनौना हाथ निकल कर आया और उसने विवेक के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिससे विवेक चीख उठा और अपना हाथ पीछे की तरफ खींचने लगा। विवेक के हाथ से उसका मोबाइल भी गिर चुका था। वह अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ को छुड़ा रहा था, लेकिन उस डरावने हाथ की पकड़ बहुत मजबूत थी। फिर विवेक ने उसी पीतल के गिलास को उठाया और गिलास से उस घिनौने हाथ पर कई बार वार किया, जिससे उस हाथ ने तुरंत विवेक को छोड़ दिया। विवेक ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और अपने आसपास देखा कि अब तो कोई खतरा नहीं है। जब उसे सब कुछ ठीक लगा तो वो पहले कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था। जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, दरवाजा अपने आप छट से खुल गया, जिससे विवेक एकदम चौंक गया। फिर भी विवेक हिम्मत करते हुए कमरे के अंदर गया। कमरे में एक और किंग साइज का बेड पड़ा हुआ था, जिसके गद्दे सड़ चुके थे और उन पर धूल जमी हुई थी। कमरे में काफी सारा लकड़ी का सामान था जो टूटा फूटा था। तभी विवेक को उस कमरे से किसी की चलती तेज सांसों की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबी लंबी सांसें भर रहा है। ये आवाज विवेक के मन में डर पैदा कर रही थी। वह बहुत ही सावधानी के साथ अपनी मोबाइल की रोशनी को इधर उधर मार रहा था। तभी उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ी। उस कुर्सी का मुंह दीवार की तरफ था। उस कुर्सी पर कोई बैठा था, कोई दुपट्टा ओढ़े औरत। विवेक धीरे धीरे उस कुर्सी की तरफ बढ़ा। विवेक धीरे धीरे कुर्सी के पास गया और उसने कुर्सी पर हाथ रखते हुए कहा, किंजल। अचानक वह औरत वहां से गायब हो गई। ये देखकर विवेक बुरी तरह उछल गया और पीछे गिर गया। विवेक को अब पसीना आने लगा था, क्योंकि उसके साथ एक के बाद एक घटनाएं होने लगी थी। इतना सब कुछ आंखों का धोखा नहीं हो सकता था। विवेक ने उस कुर्सी को अच्छे से देखा। तभी उसे किंजल की आवाज आने लगी, विवेक, मुझे बचाओ, मैं यहां हूं। आवाज सुनकर विवेक एकदम चौंका। तब उसे पता चला कि ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। विवेक ने चीख कर कहा, मैं आ रहा हूं किंजल, तुम हो कहां? मुझे कुछ इशारा दो। लेकिन एक बार फिर किंजल की आवाज बंद हो गई। विवेक जल्दी से ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागा तो विवेक को यह एहसास हुआ कि उसके पीछे और भी कोई चल रहा है। उसे किसी और के कदमों की आवाज भी आ रही है, इसीलिए वो बीच में रुका और उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने पूछा, कौन है मेरे पीछे? सामने आओ। तभी माहौल में एक हंसी की आवाज गूंजी, जो किसी आदमी की थी। वो आवाज कोई एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि कोठी के चारों दिशाओं से आ रही थी। अचानक वह हंसी की आवाज किसी के विलाप में बदल गई। ऐसे लग रहा था बहुत सारे लोग मिलकर रो रहे हैं। विवेक को अब इतनी गर्मी लगने लगी थी
कि उसने अपनी जैकेट उतार दी क्योंकि उसका दम घुटने लगा था। फिर कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया। विवेक वापस ऊपर की ओर बढ़ा, तभी उसे सांप के फुंकारने की आवाज आने लगी। उसने जैसे ही जमीन पर देखा तो उसके आसपास बहुत सारे काले सांप थे। विवेक एक बार फिर घबराकर वहां से भागने लगा और वे सारे सांप उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस समय विवेक को नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। वो ये भूल ही चुका था कि किंजल की आवाज कहाँ से आई थी। वह बस भागता रहा और उसके बाद वह एक कमरे में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। जल्दबाजी में उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अब काफी कम हो चुकी थी क्योंकि बैटरी धीरे धीरे डाउन होने लगी थी। कुछ देर बाद शायद उसका फोन भी बंद हो जाता। विवेक अपना फोन उठाने के लिए आगे बढ़ा, तब उसके पैरों से कोई भारी भरकम चीज टकराई और एक नहीं, वह जहां कदम रखता वहां वह चीज उसके पैर से टकराती। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और जमीन पर देखना चाहा तो उसकी हैरत की हद नहीं रही। उसके सामने इतने सारे कंकाल पड़े हुए थे कि शायद उन्हें गिनना भी मुश्किल था। विवेक की तो जैसे सांस रुक गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और सांस भरने लगा। इस बार तो वह चीख भी नहीं पाया था। ऐसा नजारा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। विवेक को उस समय चक्कर आने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि आंखों के आगे बेहोशी छाने लगी है और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे पूरी तरह से अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। विवेक को जब होश आया तो उसने अपने आप को उसी झूमर के नीचे पाया जो अपने आप जल उठा था। जब विवेक ने अपनी आंखें खोली थी तो कुछ सेकंड्स के लिए वो सब कुछ भूल गया था, लेकिन जैसे ही उसने झूमर को ध्यान से देखा वो चौंक कर बैठ गया। फिर एक एक करके उसके सामने सब कुछ आने लगा कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके सामने किंजल आने लगी कि किस तरह किसी लंबे हाथों ने उसे जंगल में घसीटा था। विवेक ने खुद से कहा, ये किंजल का कुछ पता ही नहीं है। मैं उसके पीछे यहां तक आ गया और यहां सब कुछ अजीब है। कहीं किंजल में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं है। मुझे यहां से जाना चाहिए। ये जगह भूतिया है। विवेक वहां से उठकर भागने की वाला था, तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बस एक दिन और फिर मैं चुड़ैलों की सरदारनी। हाँ। ये आवाज कोठी के बाहर से आ रही थी। विवेक जल्दी से उठकर कोठी के दरवाजे से बाहर जाता है तो उसे एक लंबे वाले वाली लड़की दिखाई देती है। उसकी उम्र 20-25 के आसपास रही होगी। वह बहुत पतली थी। वह लड़की उस कोठी के अंदर की तरफ ही आ रही थी। उसके मुंह से यह शब्द सुनकर कि मैं चुड़ैलों की सरदारनी हो जाऊंगी, विवेक घबरा जाता है और वही एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप जाता है। उसके बाद वह लड़की कोठी में प्रवेश करती है और संस्कृत में कुछ मंत्रों को उच्चारण करती है। तभी किसी के रोने चीखने चिल्लाने जैसी आवाज आने लगती है। धीरे धीरे वह आवाज बढ़ाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे लोग एक साथ रो रहे हैं। देखते ही देखते कोठी की प्रत्येक दीवार पर अजीबोगरीब परछाइयां बनने लगती है। वे सारी परछाइयां इंसानों की ही थीं, लेकिन कोई छोटी थी तो कोई बड़ी, कोई मोटी, अलग अलग परछाइयां बन रही थी। विवेक को उन परछाइयां को देखकर डर लग रहा था। यहां तक खुद विवेक के बराबर में एक परछाई बनी जिसे देखकर विवेक की एक बार फिर सांस अटक गई। उसके बाद वह सारी परछाइयां दीवार से हटकर उस लड़की के आगे आकर खड़ी हो गई। वह लड़की बोली, कहाँ है मेरा आज का शिकार? सारी परछाइयां निष्क्रिय खड़ी थीं। फिर वह लड़की चिल्लाकर बोली, कहाँ है वो लड़की जो आज शिकार लाने गई थी? तभी उनमें से एक काली परछाई धीरे धीरे रंगीन होने लगी थी। पहले हल्का पीला, फिर थोड़ा गहरा पीला और फिर बिल्कुल सरसों के रंग के कपड़े साफ दिखाई दे रहे थे। अलमारी के पीछे छिपा विवेक ये सब कुछ देख रहा था और जैसे ही उस परछाई में अपनी असली शक्ल ली तो विवेक हैरान रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि किंजल थी। विवेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विवेक ने मन ही मन सोचा कि ये किंजल है। क्या ये कोई आत्मा है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसे तो मैंने अपने साथ देखा था। हे भगवान, यह मैं कहां फंस गया? तभी किंजल की आत्मा कहती है, मुझे नहीं पता वह कहां गया।
किंजल के ऐसा कहने पर वह लड़की गुस्सा करती है और एक मंत्र पढ़कर किंजल के ऊपर फूंकती है, जिससे किंजल का चेहरा जलने लगता है और वह तड़पने लगती है। उसे तड़पता देख विवेक को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह डर के मारे अलमारी के पीछे से नहीं निकलता है। वो लड़की कहती है, झूठ बोलती है, मुझे सच सच बता, कहाँ है वो, वरना मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। किंजल की आत्मा अभी भी शांत खड़ी थी। इसके बाद वह लड़की मंत्र पढ़कर चारों दिशाओं में फूंक देते हैं और धीरे धीरे वहां मौजूद सारी काली परछाइयां अपने असली रूप में आने लगती हैं। वो बहुत सारे इंसानों की परछाइयां थीं, जिनमें बुजुर्ग, जवान और बच्चे सभी शामिल थे। वो लड़की सभी से पूछती है, बताओ कहाँ है मेरा अगला शिकार? मैंने तुमसे कहा था कि उसे टीले पर छोड़ देना, वो वहां अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा कहती है, हमें नहीं पता, हम तो उसे जंगल में ले आए थे, अब वह कहां गया इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। वह लड़की कहती है, अच्छा तो तू मुझसे जुबान चलाएगा, रुक तुझे तो अभी बताती हूं। इसके बाद वह औरत अपने थैले से एक विशेष प्रकार की विभूति निकालती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति पर फेंक देती है। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति उस विभूति के संपर्क में आता है, उसकी आत्मा तड़पने लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। धीरे धीरे वह गायब हो जाता है। वह लड़की कहती है, बता किंजल, कहाँ है मेरा शिकार? तू सच में लेकर आई भी है या नहीं? या जो हाल मैंने इस बुढ़े का किया है, तेरा भी वही करूं? किंजल की आत्मा घबरा रही थी। वो कहती है, वो वही यही पास में है, कोठी से कुछ ही दूरी पर। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, शायद वह कुछ देर में यहां आ जाएगा या फिर टीले पर पहुंच जाएगा। वह लड़की कहती है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि वह पहले यहां आएगा, फिर मैं उसे टीले पर लेकर जाऊंगी। टीले पर ही आवाज लगा, चल मेरे साथ। किंजल मायूस सा चेहरा लिए नजर झुकाकर उस लड़की के साथ चल देती है। बाकी सारी आत्माएं ना उम्मीदी से किंजल को देख रही थी। कहने को तो वे आत्माएं थीं, लेकिन उनके चेहरे पर जो उदासी थी, विवेक वो उदासी कभी नहीं भूल सकता। धीरे धीरे वे रंगीन आत्माएं अपना काला रंग ले लेती हैं और वापस एक परछाई में तब्दील होने लगती है। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। विवेक इतना तो समझ चुका था कि ये आत्माएं हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इस तरह अपना रंग रूप नहीं बदल सकता। लेकिन ये आत्माएं होते हुए भी एक लड़की के आगे सिर झुकाए क्यों खड़ी हैं? विवेक को यह सारी बातें अजीब लग रही थीं। वह कुछ देर अलमारी के पीछे ही रुकता है और जब वह औरत किंजल की आत्मा को लेकर थोड़ा आगे चली जाती है, तो धीरे धीरे विवेक अपनी जगह से बाहर की तरफ आता है। कोठी के होल में अभी भी झूमर की रोशनी चमक रही थी। विवेक अपने आसपास देख रहा था, दीवारों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वे आत्माएं इन दीवारों में बसी हुई थीं, लेकिन उसे अब कोई भी परछाई नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर एक शीशे पर पड़ी। वह उस शीशे के सामने ही खड़ा था। उसने अपनी शक्ल देखी और देखते ही देखते उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी नाक लंबी होने लगी, होंठ नीचे लटकने लगे, आंखें सफेद पड़ने लगी। विवेक अपना चेहरा देखकर ही डर गया और वहां से भागने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि उसे चारों तरफ से कुछ कुर्सियों ने घेर लिया है। वे कुर्सी अपने आप हवा में खिसकती हुई विवेक के चारों ओर आ चुकी थी। विवेक ने घबरा कर कहा, कौन है यहां? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहां से निकलने दो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। विवेक ने हिम्मत करके अपने सामने से एक कुर्सी हटानी चाही, लेकिन वह कुर्सी जमीन से चिपक सी गई। विवेक अपनी पूरी जान लग रहा था, लेकिन वह कुर्सी अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। विवेक ने दूसरी कुर्सी हटानी चाही, लेकिन वह अब भी असफल रहा। इसी तरह विवेक ने हर कुर्सी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह कुर्सी को उसकी जगह से हिला तक नहीं पाया। विवेक थक हार कर बीच जमीन पर ही बैठ गया और माथे पर हाथ रखकर रोने लगा। हे भगवान, यह सब क्या है? मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं यहां फंस गया? मैं तो उस किंजल की मदद करने के लिए आया था, लेकिन मुझे तो यह पता ही नहीं था कि वह एक आत्मा है। हे भगवान, प्लीज मुझे यहां से निकाल दो, मेरी मदद करो।
तभी विवेक के कानों में किसी के चलने की आवाज आती है। विवेक सहम कर बैठ जाता है। वह चौंक कर बार बार अपने आसपास देख रहा था, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस कदमों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज उसे चारों तरफ से सुनाई देने लगी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया है। इसके बाद विवेक को कुर्सी पर काली परछाइयां नजर आने लगी। विवेक बेचारा कुर्सियों के बीच फंसा हुआ था। उसे अपना अंत करीब नजर आ रहा था। वह हाथ जोड़कर जमीन पर बैठा था और खुद को यहां से निकालने की भीख मांग रहा था। तभी वह देखता है कि धीरे धीरे वे आत्माएं अपना रंग रूप बदल रही हैं और ठीक वैसा ही रंग रूप ले रही है जैसा उस लड़की के सामने लिया था। सबके चेहरे सफेद थे और कपड़े रंग बिरंगे थे। शायद ये वही कपड़े थे जिनमें ये लोग मारे गए थे। विवेक उन आत्माओं को देखकर घबरा रहा था। वह कहता है, मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गलती से यहां आया हूं, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। तभी एक आदमी की आत्मा ने कहा, शांत हो जाओ, अपनी आवाज को धीमा रखो, ये आवाज इस कोठी से बाहर नहीं जानी चाहिए। विवेक को लगा कि वह आत्मा विवेक को धमकी दे रही है। विवेक की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। तभी एक औरत की आत्मा ने कहा, बेटा रो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। यह सुनकर विवेक को हैरानी हुई कि भला आत्मा ऐसा क्यों कह रही है। विवेक ने कहा, क्या मतलब? फिर उस आदमी की आत्मा ने कहा, मतलब कि तुम हमारे दुश्मन नहीं हो जो हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम भी हमारी तरह एक दिन आत्मा बन जाओगे, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि अब यहां एक और आत्मा आए। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी क्या कह रहा है, लेकिन हां, विवेक इतना समझ चुका था कि उसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। शायद वे आत्माएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, इसीलिए उसने अपने आंसू पोंछे और सुकून से खड़ा हुआ। जब वहां खड़ी आत्माओं ने देखा कि विवेक अब थोड़ा रिलैक्स हो चुका है, तो उन आत्माओं में सबसे बुजुर्ग आदमी विवेक के सामने आया, जो कुछ देर पहले वहां से अपने आप गायब हो गया था और उसने उस लड़की के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरा नाम नरेश है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। विवेक को यह सुनकर अब और भी ज्यादा हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। उसने कहा, आप यह क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मुझे सही सही बताओ कि यहां क्या हो रहा है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तब नरेश की आत्मा ने कहा, बेटा हम आत्मा हैं और हम कैद हैं। हम कैद हैं इस काल कोठी में। उस आदमी ने कोठी के चारों तरफ देखा और फिर कहा, हमें यहां से आजाद करा दो, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। तुम नहीं जानते कि अभी कुछ देर पहले जो लड़की यहां आई थी वो कौन थी? विवेक ने पूछा। हां, मैं नहीं जानता कि वह कौन थी, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि वह कौन थी जिसके सामने आप लोग सिर झुकाकर खड़े थे। मेरा मतलब आप तो भूत हो और आप किसी इंसान के सामने इतने कमजोर कैसे? तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, भूत प्रेत पिशाच तो हमेशा से ही इंसान के आगे कमजोर रहे हैं, लेकिन हम तो कैद हैं। विवेक ने पूछा, किसने कैद किया आपको? वो बुजुर्ग व्यक्ति नरेश बोला, उसी लड़की ने जो अभी आई थी। तभी उनमें से एक औरत की आत्मा ने कहा, उसे लड़की क्यों कहते हो? वो चुड़ैल है। यह सुनकर विवेक हैरानी से बोला, क्या चुड़ैल? लेकिन वो तो एक सही शुद्ध लड़की दिख रही थी। चुड़ैल तो बहुत डरावनी होती है। विवेक की बात सुनकर नरेश ने कहा, वह चुड़ैल ही है, तुमने उसका असली रूप नहीं देखा है। ये बात आज से लगभग 60 साल पहले की है। तब यहाँ एक गांव बसता था जिसका नाम हीरानगर था, और तुम जिस कोठी में खड़े हो, कभी ये एक नवाब की कोठी हुआ करती थी, लेकिन नवाबों का द्वार खत्म हुआ और ये कोठी एक ऐसे आदमी के हाथ लगी जो बहुत ही उदार था। उसका नाम अनंतनाग था। उसी ने ये हीरानगर गांव बसाया था। समय के साथ साथ इस गांव का विकास होता जा रहा था। पहले 2 परिवार, फिर 4, इसी तरह करते करते लगभग 30-40 परिवार यहां आकर बस चुके थे। ये कोठी लाल कोठी के नाम से प्रसिद्ध थी, क्योंकि ये पूरी तरह से लाल रंग से रंगी हुई थी। इस कोठी के चारों ओर ये गांव बसा हुआ था। ये कोठी बिल्कुल बीच में थी। अनंतनाग जब भी अपनी कोठी की छत पर जाते थे, तब उन्हें सारा गांव एक साथ नजर आता था।
वो इस गांव को देखकर बहुत खुश होते थे। अनंतनाग का एक जवान बेटा था जिसका नाम सतीश था। अनंतनाग हर शाम अपनी छत से गांव का नजारा देखते थे और अपने दिल को खुश करते थे। तभी उनकी नजर गांव की एक लड़की पर, ऐश्वर्या पर पड़ी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और चंचल भी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। अनंतनाग को ऐश्वर्या अपने बेटे सतीश के लिए बिल्कुल सही लड़की लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों न सतीश का विवाह ऐश्वर्या से हो जाए। इसीलिए एक दिन अनंतनाग ने ऐश्वर्या के पिता को अपने पास बुलाया और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में बात की। अब इतने बड़े घर का रिश्ता किसी किसान के घर आता तो भला कौन मना करता। इसीलिए ऐश्वर्या के पिता ने खुशी खुशी विवाह की रजामंदी दे दी। लेकिन वो आने वाले तूफान से वाकिफ नहीं था। ऐश्वर्या के पिता को लगा जब ऐश्वर्या को सतीश के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वो भी खुश होगी। आखिर कौन लड़की नहीं चाहती रानी की तरह रहना और राजा जैसा लड़का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐश्वर्या के पिता ने जब ऐश्वर्या को सतीश के बारे में बताया तो ऐश्वर्या का चेहरा मुरझा गया और वह गुस्सा करने लगी। वह बोली, बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला उस सतीश से शादी क्यों करूंगी? मुझे वो पसंद नहीं है। ऐश्वर्या के पिता ने कहा, बेटा, उसमें बुराई क्या है? वे बड़े लोग हैं। तू राज करेगी राज? ऐश्वर्या ने कहा, आपको पता है कि मैं उस घर में राज करूंगी या नहीं? आखिर मेरी भी तो कोई मर्जी है। यह जीवन मेरा है। मुझे सतीश से विवाह नहीं करना। ऐश्वर्या के पिता ने कहा, लेकिन इसमें बुराई क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बड़ा घर है। जितनी मेहनत तू मेरे साथ करती है वहां इसकी आधी भी नहीं करनी होगी। केवल घर के कामकाज होंगे और यहां तो घर का भी करती है और खेत का भी करती है। मेरे साथ बाजार भी जाती है। मैं तो चाहता हूं कि तू आराम से अपनी जिंदगी गुजारे। ऐश्वर्या कहती है, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी। मैं गरीबी में ही ठीक हूं। ऐश्वर्या के पिताजी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐश्वर्या इतने अच्छे रिश्ते को मना क्यों कर रही है। तभी ऐश्वर्या की मां उसके पिता को चुप करा देती है। ऐश्वर्या उस समय तो अपने घर से बाहर चली जाती है, लेकिन बाद में ऐश्वर्या की मां उसके पिताजी से कहती है, सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी बेटी इतने अच्छे खासे रिश्ते को मना कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी लड़की किसी और को पसंद करती है? ऐश्वर्या के पिता कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी बेटी भला किसे पसंद करेगी? और अगर ऐसा होता तो वो अब तक हमें बता देती। ऐश्वर्या की मां ने कहा, तो भला कोई लड़की इतने अच्छे लड़के को मना क्यों करेगी? सतीश में बुराई ही क्या है? देखने में भी अच्छा है, आदत का भी अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई लड़की उसे मना करेगी। और हमारी ऐश्वर्या इतने नखरे कर रही है। अब ऐश्वर्या के पिता के मन में भी एक संदेह ने जन्म ले लिया था। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या उनकी लड़की किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसने सतीश के रिश्ते को मना कर दिया। उस दिन से ऐश्वर्या के पिता हमेशा उस पर नजर बनाए रखते थे। वह अकेले कहाँ जाती है, कहाँ उठती बैठती है, किससे बातें करती है, सब कुछ। इसी बीच उन्हें ऐश्वर्या के साथ एक लड़का दिखाई दिया, रमन। वह दूसरे गांव का लड़का था। ऐश्वर्या के पिता ने जब अपनी बेटी को रमन के साथ देखा तो वह हैरान हुए। लेकिन उस समय वह रमन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने बाद में पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो लड़का है कौन। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये बराबर के गांव का लड़का है और साथ ही बहुत बिगड़ा हुआ भी है। गलत लोगों के साथ उठना बैठना, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहना, चोरी करना इसके लिए आम बात है। ये सब कुछ जानने के बाद ऐश्वर्या के पिता का कलेजा फट उठा। उन्हें अपनी बेटी से ये उम्मीद नहीं थी कि वह किसी ऐसे इंसान को पसंद करेंगी जिनमें केवल बुराइयां हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात की टेंशन थी कि वह अनंतनाग को जुबान दे चुके थे कि वह अपनी बेटी ऐश्वर्या की शादी सतीश से ही करेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला था। ऐश्वर्या के पिता को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से बात करने की सोची। एक दिन उन्होंने ऐश्वर्या को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा,
मैं जानता हूं कि तुम किसी और को पसंद करती हो, इसलिए सतीश से शादी करने के लिए मना कर रही हो। अपने पिता के मुंह से रमन के बारे में सुनकर ऐश्वर्या हैरान रह जाती है और अपने पिता से नजरें चुराने लगती है। ऐश्वर्या के पिताजी कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए भला बुरा क्या है। देखो, मैं अच्छे से जानता हूं रमन सही लड़का नहीं है और ये बात तुम भी जानती हो कि सारी गलत आदतें उस लड़के में है। इसलिए कहता हूं कि उसका साथ छोड़ दो, सतीश से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सुनते ही ऐश्वर्या गुस्से से बोलती है, नहीं पिताजी, मैं सतीश से शादी नहीं करूंगी। मैं रमन से प्यार करती हूं और उसी को अपना पति बनाऊंगी, वरना मैं ऐसे ही रहूंगी। आगे आप सोच लो। यह सुनकर ऐश्वर्या के पिता को धक्का लगता है कि उनकी इकलौती लाडली बेटी, जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया, आज वह अपने पिता से इस तरह से बात कर रही है। इतना बुरा तो उन्हें तब भी नहीं लगा था जब ऐश्वर्या को उन्होंने रमन के साथ देखा था। उन्हें लगा था कि बच्ची है, गलती हो जाती है, लेकिन क्या वह रमन के प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे अपने पिता के फैसले पर शक था। ऐश्वर्या के पिता ने कहा, बेटा, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। ऐश्वर्या ने कहा, पिता हो इसलिए मैं इस तरह बात कर रही हूं और आपकी इज्जत बचाएं बचाएं घूम रही हूं, वरना अब तक मैं रमन के साथ भाग चुकी होती। यह सुनकर तो ऐश्वर्या के पिता के सीने पर सांप लौटने लगे। उन्होंने अपनी बेटी के मुंह से इस तरह के शब्दों की उम्मीद कभी नहीं की थी। ऐश्वर्या के ऐसे कहने के बाद ऐश्वर्या के पिता को जैसे सांप सूंघ गया, वह कुछ बोल ही नहीं पाए। ऐश्वर्या वहां से चली गई। ऐश्वर्या के पिता बहुत ही परेशान थे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात की तो उनकी पत्नी ने उन्हें यह सलाह दी, या तो आप अनंत नाग जी से रिश्ते के लिए मना कर दीजिए या फिर आप जबरदस्ती शादी कर दीजिए, क्योंकि हमारी बेटी का भविष्य रमन के साथ अच्छा नहीं होगा। हम अपनी बेटी की जिद के आगे उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। बच्चे तो जिद करते ही हैं, इसका मतलब यह तो नहीं है कि उनकी हर जिद को पूरा किया जाए। हम उनके माँ बाप हैं, बुरा भला तो हमें ही दिखाई देता है। कल को बच्चे पछताए, इससे अच्छा है कि आज ही हम कोई सख्त कदम उठा लें। ऐश्वर्या के पिता को भी यही ठीक लगता है। वह सोचते हैं कि मैं ऐश्वर्या की शादी जबरदस्ती सतीश से कर दूंगा। धीरे धीरे ऐश्वर्या को मेरे फैसले पर यकीन हो जाएगा कि मैंने उसके लिए बेहतर रिश्ता देखा था। एक और अनंत नाग ऐश्वर्या के पिता से शादी के लिए जल्दी कर रहे थे। ऐश्वर्या के पिता चाहते तो थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद सतीश से शादी हो, लेकिन उस समय के जो हालात थे तब यही लगा कि जल्द से जल्द ऐश्वर्या की शादी सतीश से कर देनी चाहिए, इससे पहले कि कुछ बुरी घटना घटे। और जब से ऐश्वर्या ने यह बात कही थी कि मैं रमन के साथ भाग जाती, तब से तो ऐश्वर्या के पिता को और भी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं सच में ऐश्वर्या उन्हें छोड़कर रमन के साथ न चली जाए। बदनामी अलग होगी और ऐश्वर्या की जिंदगी अलग खराब होगी। ऐश्वर्या के पिताजी अनंत नाग से शादी के लिए तैयारी शुरू करने के लिए कह देते हैं, लेकिन वह अनंत नाग जी के सामने एक शर्त रखते हैं कि शादी की खबर शादी वाले दिन ही गांव तक पहुंचे। उससे पहले किसी को खबर ना हो कि मैं अपनी बेटी की शादी सतीश से कर रहा हूं। अनंत नाग ने इसका कारण जानना चाहा, लेकिन ऐश्वर्या के पिता ने इज्जत के कारण अनंत नाग को कारण बताना जरूरी नहीं समझा। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी के बारे में पता चलने पर वह यह रिश्ता तोड़ ना दे। अनंत नाग ने भी इतना सब कुछ नहीं सोचा। वह तो बस ऐश्वर्या को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या के पिता की बातें मान ली। जबकि ऐश्वर्या के पिता चोरी चुपके शादी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वह ऐश्वर्या को इस बारे में खबर नहीं देना चाहते थे। अगर गांव में किसी भी व्यक्ति को उसकी शादी के बारे में पता चलता तो अवश्य ही ऐश्वर्या को भी उसकी शादी के बारे में पता चल जाता। वह चाहते थे कि ऐश्वर्या को भी उसी दिन पता चले जिस दिन उसकी शादी हो। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और शादी वाला दिन भी करीब आ रहा था। जितने दिन पास आते जा रहे थे, ऐश्वर्या के पिता के मन में डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें यही डर था
कि शादी वाले दिन ऐश्वर्या कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी कि ऐश्वर्या ऐसा नहीं करेगी, वह हमारी इज्जत का भी ख्याल करेगी। शादी के एक दिन पहले जब ऐश्वर्या के माता पिता बाजार से शादी का सामान ला रहे थे, तभी ऐश्वर्या को शक हो गया कि जरूर दाल में कुछ तो काला है, लेकिन उसे कहीं से भी खबर नहीं मिल रही थी कि आखिर क्या कारण है जो उसके माँ बाप इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं। लेकिन शादी की एक शाम पहले सतीश के पिता शगुन की थाली लेकर ऐश्वर्या के घर जा पहुंचे। उन्हें इस तरह अचानक देखकर ऐश्वर्या के माँ बाप थोड़ा चौंक गए। ऐश्वर्या के माँ बाप को चौंकता देख अनंतनाग ने अपने आने की वजह बताई। वह बोले, माफ कीजिए, मैं बिन बताए ही चला आया, लेकिन हमारे यहाँ विवाह से एक दिन पहले शगुन ले जाने की रस्म होती है और यह रस्म जरूरी होती है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चला है। अब अनंतनाग ये तो जानते थे कि ऐश्वर्या के पिता गांव वालों को ऐश्वर्या की शादी के बारे में नहीं बताना चाहते, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ऐश्वर्या को खुद अपनी शादी के बारे में नहीं पता। ऐश्वर्या आंगन में खड़ी अनंतनाग की सारी बातें सुन लेती है। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। ये सुनकर कि कल उसकी शादी है, ऐश्वर्या वहीं रोने लगती है। अनंतनाग को लगता है कि शायद अपने माँ बाप से बिछड़ने के गम में ऐश्वर्या रो रही है, लेकिन ये तो ऐश्वर्या के माँ बाप ही जानते थे कि आखिर ऐश्वर्या को कौन सा गम मार रहा है। अनंतनाग ऐश्वर्या को शांत कराते हैं और उसे समझाते हैं कि हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही होता है। वह इस बात से बेखबर थे कि ऐश्वर्या क्यों रो रही है, उसके रोने की असली वजह क्या है। वो तो आते हैं और अपनी रस्में पूरी करके चले जाते हैं। अनंतनाग के जाते ही ऐश्वर्या बुरी तरह अपने माँ बाप पर चीखने चिल्लाने लगती है। ऐश्वर्या के पिता ऐश्वर्या को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनती। ऐश्वर्या की माँ तो गुस्से में ऐश्वर्या के थप्पड़ तक मार देती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। ऐश्वर्या अपने घर से भागाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश करती है। वह अपने कमरे की खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खटपट की आवाज से उसके माँ बाप सतर्क हो जाते हैं और ऐश्वर्या अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। पूरी रात इन सब कारणों से काली होकर निकल जाती है। अंत में विवाह का दिन भी आ जाता है। ऐश्वर्या के पिताजी ऐश्वर्या के आगे हाथ जोड़कर उससे विनती करते हैं, बेटी ऐश्वर्या, मैं तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांगता हूँ, मेरी इज्जत की लाज रख लेना। चाहे आगे से तुम मुझसे कोई रिश्ता वास्ता मत रखना, लेकिन ये सब मैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। वो रमन सही लड़का नहीं है, अगर वह सही होता है तो मैं खुद तेरा विवाह उससे कर देता, लेकिन वह एक नंबर का शराबी और चोर है। वह अपना पेट नहीं पाल पाता, वह तुझे कैसे पालता। ऐश्वर्या गुस्से में दुल्हन बनी बैठे शीशे में अपने पिता को देख रही थी। उसके मन में एक आग जल रही थी, लेकिन वह अपने आप को समेटे हुई थी। उसका एक मन करता कि वह उसी समय आत्महत्या कर ले, लेकिन वह रमन के बिना मरना भी नहीं चाहती थी। ना चाहते हुए भी ऐश्वर्या का विवाह सतीश से करा दिया जाता है, जो बाद में इस गांव की बर्बादी का कारण बनता है। जब ऐश्वर्या का विवाह सतीश से हो गया, तब ऐश्वर्या सतीश के घर परिवार धन दौलत को देखकर लालच में आ गई। वो सतीश को छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन जब उसकी नज़र सतीश की संपत्ति पर पड़ी तो उसने सोचा कि क्यों ना दौलत को हथियाने के बाद रमन के पास जाए। इसके लिए वह सतीश को छोड़कर भाग तो नहीं सकती थी और ना ही सतीश को मार सकती थी। सतीश की मौत प्राकृतिक रूप से दिखाने के लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। जब ऐश्वर्या सतीश के घर गई थी तो वहां उसके बाहर निकलने पर भी पाबंदी हो गई थी। अनंतनाग सख्त नियम कानून वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी भी कभी छत पर खड़ी दिखाई नहीं दी, केवल काम के घर से बाहर निकलती थी। ऐसे में ऐश्वर्या को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारे गांव के बाहर ही शमशान घाट के पास एक तांत्रिक अपनी तंत्र साधना किया करता था। लोग अक्सर उससे अपना इलाज कराने जाते थे। जैसे कभी किसी को नजर हो गई या कोई बहुत ज्यादा बीमार है, दवाइयां लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा। ऐसे में लोग अक्सर उस तांत्रिक के पास जाते थे।
वो तांत्रिक काला जादू करना भी जानता था। ऐश्वर्या ने इसी बात का फायदा उठाया। वह किसी न किसी बहाने से उस तांत्रिक से मिलने जाती रही। कभी वह मायके आने का बहाना बनाती तो कभी बाजार जाने का। लेकिन जब उसने अपने घर से जल्दी जल्दी निकलना शुरू कर दिया तब उसकी सास को उस पर शक हो गया। फिर एक दिन ऐश्वर्या यह कहकर अपने घर से बाहर गई कि वह 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हैं। मायका गांव में ही था, कोई बहुत दूर नहीं था। लेकिन वह घर नहीं गई थी बल्कि उसी तांत्रिक के पास गई थी। इसी बीच ऐश्वर्या के ससुर किसी काम से ऐश्वर्या के पिता के घर चले जाते हैं और ऐश्वर्या के हालचाल भी पूछते हैं। ऐश्वर्या के बारे में पूछने पर उसके माँ बाप हैरानी करते हैं क्योंकि वह खुद नहीं जानते थे कि ऐश्वर्या कहाँ है। इस तरह ऐश्वर्या के ससुर को पता चल जाता है कि ऐश्वर्या अपने मायके नहीं आई, वह कहीं और ही गई है। ऐश्वर्या के पिता भी चिंता में आ जाते हैं कि उनकी बेटी कहाँ होगी। अनंतनाग को उस समय लगता है कि ऐश्वर्या जरूर किसी मुसीबत में होगी। वह ऐश्वर्या के बारे में बहुत अच्छा ख्याल रखते थे। उन्होंने घर आकर अपनी धर्मपत्नी से ऐश्वर्या के बारे में कहा तो ऐश्वर्या की सास ने ऐश्वर्या को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी का इस तरह का रूप देखकर अनंतनाथ को सही नहीं लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से इस तरह बोलने की वजह जानी चाहिए तो ऐश्वर्या की सास ने कहा, वो आज पहली बार घर से गायब नहीं है। आपको नहीं पता, जब आप और सतीश शहर चले जाते हो तो वो यहां से किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं चली जाती है। मैं तो उसे इसलिए नहीं रोकती कि उसे बंदिश से ना लगे, लेकिन उसका व्यवहार कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा। घर में हर तरफ से अजीब सी बदबू आती रहती है। 100 दफा सफाई करा ली लेकिन समझ नहीं आता कि बदबू कहां से आती है। ऐश्वर्या अपने कमरे में आने नहीं देती। जब मैं सुबह उठती हूं तो मेरा सिर रोज भारी रहता है। वैसे दवाई भी ले आई, सुबह उठकर योग भी कर रही हूं, कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे तो अपने घर में नकारात्मक शक्तियों का वास लगता है। पता नहीं आपको ऐश्वर्या में क्या अच्छा लगा, मुझे तो उसके घर आते ही नकारात्मक शक्तियों का एहसास हो रहा है। अनंतराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम पागल जैसी बातें मत करो, यह अंधविश्वास वाली बातें मेरे सामने मत किया करो। ऐश्वर्या बहुत अच्छी लड़की है और बहुत शुभ भी है। उस शाम ऐश्वर्या वापस अपने ससुराल आ जाती है तो अनंतनाथ जी उससे पूछते हैं कि वह 2 दिन से कहाँ थी। अनंतनाग के सवाल करने पर ऐश्वर्या के चेहरे का रंग उड़ गया था, जिसे अनंतनाग और उसकी पत्नी दोनों ने ही नोट किया था। लेकिन ऐश्वर्या बड़ी सफाई से झूठ बोलती है और कहती है कि जब अपने मायके जा रही थी तो उसे अपनी सहेली मिल गई थी। उसका भी विवाह हो चुका है। वह इन दिनों काफी परेशान थी, इसीलिए अपने साथ अपने घर ले गई। मैंने उसकी कुछ मदद कर दी है। यह सुनने के बाद अनंतनाग ने ऐश्वर्या से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात अचानक सतीश की तबीयत खराब होने लगी। अचानक उसे खांसी उठने लगी और फिर उसने बहुत सारी खून की उल्टियां की। सतीश की हालत बिगड़ती देख सतीश के माँ बाप पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य भी कुछ नहीं कर पाए। उस समय यातायात के इतने अधिक साधन नहीं थे कि सतीश को जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाता, और डॉक्टर भी शहर में मिलते थे। रात का समय था और रात की मुसीबत किसी पहाड़ से कम नहीं होती। देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर सतीश ने अपना दम तोड़ दिया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर सतीश को हुआ क्या था। सतीश की मौत के बाद पूरे घर में मनहूसियत छा गई थी। इधर दिन ब दिन अनंतनाग और उसकी पत्नी की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। अनंतनाग की पत्नी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है। एक दिन ऐश्वर्या फिर किसी काम का बहाना बनाकर कोठी से बाहर चली गई। तब उसकी सास ने ऐश्वर्या के कमरे में छानबीन शुरू कर दी। ऐश्वर्या की सास कभी ऐश्वर्या के गद्दे हटाकर देखती तो कभी किसी अलमारी में। जब वह ऐश्वर्या की सिंगार मेज की एक दराज को खोलती है तो हैरान रह जाती है। उसकी दराज में एक नींबू पर कई सारे कीले घड़ी हुई थी। साथ ही एक काले रंग की मिट्टी की छोटी गुड़िया भी थी, जिस पर लाल रंग रंगा हुआ था। कई सारे लाल धागे पड़े थे। ऐश्वर्या की सास वो सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। उनका मुंह
खुला का खुला रह जाता है। जिस बात का शक था वही हुआ था। वह अब 1 मिनट भी नहीं रुकती और सीधा ऐश्वर्या के माँ बाप के घर जाती हैं और उल्टा सीधा बोलती हैं। धीरे धीरे गांव के लोग ऐश्वर्या के घर पर इकट्ठा होने लगते हैं और ऐश्वर्या की सच्चाई पूरे गांव के सामने आने लगती है। सभी लोग ऐश्वर्या पर थू थू कर रहे थे। ऐश्वर्या की सास ऐश्वर्या के माँ बाप से कहती हैं, वो लड़की अब मेरे घर नहीं आएगी, उसे आप अपने पास ही रख लेना। उससे कहना कि ये जो काला जादू करना है आपके ऊपर करे, मेरे परिवार के ऊपर नहीं। वो मेरे लड़के को खा गई, अब हमें भी मार देगी। ऐश्वर्या के माँ बाप चुपचाप ये सारी बातें सुन रहे थे। आखिर वह करते भी क्या? वह जानते थे कि उनकी बेटी की गलती होगी, इसलिए शांत खड़े थे। ऐश्वर्या की सास यह सब कुछ कहकर अपनी कोठी में चली जाती है और जब ऐश्वर्या कोठी में आती है तो उसकी सास उसे धक्के मारकर उस कोठी से बाहर निकाल देती है। ऐश्वर्या की सास उसे बहुत गंदी गंदी गालियां भी देती है। जिस समय ऐश्वर्या की सास कोठी के मेन गेट के बाहर ऐश्वर्या को यह सब सुना रही थी तो सारा गांव इकट्ठा हो गया था। ऐश्वर्या सभी लोगों को देख रही थी। उसकी इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी ने नहीं की थी, बल्कि वो तो लाड़ प्यार से पली बड़ी थी और आज पूरे गांव के सामने जो उसकी इज्जत उछल रही थी वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहां उसके माँ बाप भी मौजूद थे जो सिर झुकाए खड़े हुए थे। ऐश्वर्या अपने पिता से कहती है, बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये औरत मुझे कितना उल्टा सीधा बोल रही है और आप चुपचाप सुन रहे हो। मैं आपकी बेटी हूं। हम ऐश्वर्या के पिताजी कहते हैं, बेटी थी अब नहीं है, और रही बात उनके उल्टा सीधा बोलने की तो ये गलत नहीं कह रही हैं। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी हरकतों के बारे में तुम्हारी सास और पूरे गांव वालों को पता चल चुका है। तुमने हमारा सिर शर्मिंदा से नीचे कर दिया है। इसके बाद गांव वाले भी ऐश्वर्या को बुरा भला बोलते हैं और उसे इस गांव से निकलने के लिए कहते हैं। ऐश्वर्या भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह उसी समय उसी तांत्रिक के पास चली जाती है जिससे ये सब कुछ करवाया था। यदि यूं कहें सब कुछ करवाया नहीं था, बल्कि सब कुछ सीखा था। ऐश्वर्या जब गांव से जा रही थी तब उसकी माँ ने उसे अकेले में रोककर पूछा था कि बेटा तूने यह सब क्यों किया? तूने सतीश को क्यों मारा? तब ऐश्वर्या ने अपने दिल की बात अपनी माँ को बताई थी कि उसने संपत्ति के लालच में ऐसा किया था। ऐश्वर्या के माँ बाप ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। लगभग 15 दिन तक गांव में शांति छाई हुई थी। लोग अभी भी ऐश्वर्या के बारे में बातें कर रहे थे। उसके माँ बाप के सामने बार बार ऐश्वर्या की बात लेकर आते थे, जिससे ऐश्वर्या के माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आता था। परेशान होकर ऐश्वर्या की माँ ने फांसी लगा ली थी। ऐश्वर्या के पिता अपनी बेटी को भी खो चुके थे और अपनी पत्नी को भी। वह बुरी तरह टूट चुके थे। ऐश्वर्या की माँ की मौत के बाद गांव वालों की बातें कुछ कम हो चुकी थीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव वालों ने भी उसकी माँ को मरने पर मजबूर कर दिया था। फिर ऐश्वर्या एक बार गांव में कदम रखती है। वो रात का समय था। सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन अभी भी वहां कोई जाग रहा था, कोई जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। वो थे ऐश्वर्या के पिताजी। उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वह अपने घर के आंगन में ही बैठे हुए थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके दरवाजे पर कोई है। उन्होंने उठकर देखा तो दरवाजे पर तो कोई नहीं था, लेकिन किसी दूसरे दरवाजे पर उन्हें अपनी बेटी ऐश्वर्या नजर आई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ऐश्वर्या ने पड़ोसी के दरवाजे के आगे एक गड्ढा खोदकर कुछ दबाया है। वे यह तो नहीं देख पाए कि आखिर उसने क्या दबाया, लेकिन कुछ तो था। ऐश्वर्या के पिता ने सोचा कि वह एक बार ऐश्वर्या से बात करें, लेकिन फिर उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी और उन्होंने ऐश्वर्या से मुंह फेर लिया। उस समय उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि इतनी रात गए ऐश्वर्या यहाँ क्या कर रही है। वह अपना मायूस सा चेहरा लेकर वापस अपने घर में आ गए। अगली सुबह गांव में 3 लोग मृत पाए गए। उनकी मौत का क्या कारण था कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों ने घर की चौखट पर गौर किया तो देखा कि जैसे किसी ने यहाँ गड्ढा खोदा था
गांव के एक दो लोगों ने जब उस संदेहजनक गड्ढे को खोदा तो उन्हें खून से सना हुआ एक कपड़ा मिला। दो तीन और लोगों के घरों से कपड़ा मिलने के बाद अन्य लोगों को भी शक होने लगा और उन्होंने भी अपने घर की चौखट के आगे की मिट्टी को हटाकर देखा तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सभी के घर के आगे खून से सना हुआ कपड़ा दबा पड़ा था। इस तरह सभी के घर से एक ही जैसा कपड़ा मिलना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। गांव वाले समझ गए थे कि ये कोई जादू टोने का चक्कर है। तब सभी गांव वालों का ध्यान ऐश्वर्या की तरफ गया, क्योंकि उस पर ही इल्जाम लगा था कि वह जादू टोना करती है। सभी के मन में गुस्से ने जन्म ले लिया था। वे सभी लोग गुस्सा करते हुए ऐश्वर्या के पिता के घर पहुंच गए और बुरा भला कहने लगे। तब ऐश्वर्या के पिता ने कहा कि मैंने अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं। अब आपका जो मन करे आप वह कर सकते हो। अगर वो आप लोगों के साथ बुरा कर रही है तो उसे जान से मार दो, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगेगा। आखिर बेचारे वो भी क्या करते, कब तक लोगों की बातें सुनते, और जो गलत है वह गलत है। गांव के लोग ऐश्वर्या को ढूंढते ढूंढते शमशान घाट तक पहुंच चुके थे। वहां जाकर पता चला कि वो तो गांव की तरफ ही गई है, तो गांव वाले वापस गांव में आकर उसे ढूंढने लगे। ऐश्वर्या को यह बात पता चल चुकी थी कि गांव वालों उसे मारने पर उतारू हो चुके हैं, इसीलिए वह चुपके से उस कोठी में जाकर छिप गई जो कभी उसकी ससुराल हुआ करती थी। इस बात की भनक न अनंतनाग को लगी और न ही उसकी पत्नी को, क्योंकि दोनों ही बीमार हो चुके थे। वे अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी अनंतनाग के एक नौकर की नजर ऐश्वर्या पर पड़ गई। ऐश्वर्या उस समय अपने कमरे में ही मौजूद थी। नौकर भी इन सब बातों से अनजान नहीं था। वह अच्छे से जानता था कि मालकिन ने ऐश्वर्या को घर से निकाल दिया था, क्योंकि उस पर सतीश जी की मृत्यु का दोष लगा था। उसने उसी समय हल्ला मचा दिया। गांव वाले आसपास तो रहते ही थे। जैसे ही गांव वालों को खबर मिली कि ऐश्वर्या कोठी के अंदर है, पूरा गांव उस कोठी के अंदर चला गया और ऐश्वर्या को बहुत दर्दनाक मौत दी। उसे उसके कमरे में बुरी तरह मारा गया। जिसके हाथ जो कुछ भी लगता, लोग वही चीज उठाकर उसे मारने लगते। ऐश्वर्या कुछ न कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन पता नहीं क्या। ऐश्वर्या जिंदगी की भीख भी मांग रही थी, लेकिन किसी ने उस पर तरस नहीं खाया। सबने उसे बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया। ये बात जब ऐश्वर्या के पिताजी को पता चली, तब वे भी वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए तो दुनिया पहले ही उजड़ चुकी थी। हमारे गांव से थोड़ा बाहर निकलने पर पत्थर का बना हुआ एक टीला है, जो किसी जमाने में एक पूजा स्थल था, लेकिन वो काफी दूर था, इसलिए लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया था। फिर वो केवल एक पत्थर ही रह गया था और आसपास दलदल मिट्टी झाड़ियां वगैरह ही थी। उधर की तरफ कोई जाता नहीं था। ऐसे में जब ऐश्वर्या की मौत हुई तो लोगों ने उसका अंतिम संस्कार न करने का फैसला लिया, क्योंकि सभी को लगा था कि ऐश्वर्या ने जितने भी पाप किए हैं उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, और उनके हिसाब से ऐश्वर्या को मारना बहुत कम सजा थी। इसीलिए गांव के लोगों ने ऐश्वर्या की लाश को उस टीले पर फेंक दिया। लोग बताते हैं कि जिस समय गांव वाले ऐश्वर्या को मार रहे थे तो ऐश्वर्या मन ही मन कुछ ना कुछ पढ़ रही थी। कोई नहीं जानता कि वो क्या पढ़ रही थी। ये तो सबको बाद में पता चला कि वह कुछ ऐसे मंत्र पढ़ रही थी जिससे वह मौत के बाद भी अपना बदला ले सके। गांव के लोग उसे टीले के पास फेंक कर आ गए और कभी दोबारा उधर न लौटने की कसम खाई। कुछ दिन तो गांव में शांति रही, लेकिन फिर एक रात गांव से एक औरत की चीखने की आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ मुझे, वो आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, मेरी मदद करो। जैसे ही गांव वाले अपने अपने घरों से निकले तो देखा कि बीच सड़क पर एक औरत की गर्दन उसके धड़ से अलग हुई पड़ी है। वह औरत गांव की ही एक औरत थी। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं, पूरा गांव तबाह कर दूंगी। उस औरत के मरने के 2 दिन बाद खबर मिली कि अनंतनाग और उनकी पत्नी रहस्यमय तरीके से मर चुके हैं। उनका नौकर अभी भी उस कोठी की देखभाल कर रहा था, लेकिन उसने कुछ दिनों से उस कोठी में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं।
जैसे कि रात में उसे कोई चलता हुआ नजर आता था, जबकि अपनी कोठी में वह अकेला रहता था। कभी कभी उसे ऐश्वर्या के हंसने और बात करने की आवाज आती थी। नौकर ने ही गांव वालों को बताया कि ऐश्वर्या की आत्मा भटक रही है और उसी ने अनंतनाग और उसकी पत्नी को मारा है। गांव के कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि सब बकवास है। लेकिन धीरे धीरे गांव में एक एक करके मौत का सिलसिला बढ़ने लगा। पहले उस लाल कोठी का नौकर रहस्यमय तरीके से मारा गया। उसकी लाश कोठी के अंदर खड़े एक पेड़ पर उल्टी लटकी मिली थी। उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। उसके बाद उस लाल कोठी में एक भिखारी भीख मांगने आया था। वह वापस फिर कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। एक बार गांव का एक आदमी कोठी के पास से गुजर रहा था। तब उसे ऐश्वर्या के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिससे वह आदमी बुरी तरह सहम गया था। उसके बाद कोई भी उस लाल कोठी के आसपास जाने से बचता था, लेकिन मौत का सिलसिला रुका नहीं था। जो भी लाल कोठी के पास से गुजरता था वह कभी वापस नहीं आता था। धीरे धीरे करके गांव के लोग गायब होने लगे थे। जो लोग इन बातों को मानते थे उन लोगों ने यह गांव छोड़ दिया था और यहाँ से कहीं दूर चले गए थे। लेकिन जो इन बात को विश्वास नहीं करते थे, एक एक करके वह उस कोठी में जाते रहे और गायब होते रहे। एक दिन ऐश्वर्या की आत्मा उसके पिताजी को दिखाई दी। ऐश्वर्या के पिताजी लाल कोठी के सामने से जा रहे थे। तब उन्हें ऐश्वर्या की आवाज आई, बाबा। ऐश्वर्या के पिताजी आवाज कभी नहीं भूल सकते। ये उनकी बेटी की आवाज थी। वह तुरंत ठहर गए। उन्होंने कहा, ऐश्वर्या। एक बार फिर ऐश्वर्या की आवाज आई, हाँ बाबा, मैं अंदर हूं। उसके बाबा अपनी बेटी की आवाज के पीछे खींचते चले गए और लाल कोठी के अंदर चले गए। जब वह अंदर गए तो उनके सामने एक अजीब वेश बनाए एक औरत बैठी थी। लंबे खुले बाल, काले नाखून, चेहरे की रंगत उड़ी हुई। जब उस औरत ने अपने चेहरे से बाल हटाए तो देखा कि यह तो ऐश्वर्या ही है। ऐश्वर्या के पिताजी ने हैरानी से कहा, ऐश्वर्या, ये तुम हो? ऐश्वर्या ने कहा, हाँ पिताजी, ये मैं हूं। मेरी इस हालात के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। ये सुनकर ऐश्वर्या के पिताजी हैरान रह गए और बोले, ये क्या कह रही हो? मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारी करनी का ही फल है। ऐश्वर्या ने कहा, मेरी करनी का या आपकी जिद का? ऐश्वर्या के पिताजी ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारी भलाई सोची थी, लेकिन तुम ही लालच में अंधी हो गई थी और तुमने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। उसकी सजा तुम्हें भगवान ने दे दी है और अब भी तुम शांत नहीं हो। मुझे अफसोस होता है कि मरने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली। तभी ऐश्वर्या गुस्से में कहती है, हाँ, और कभी नहीं मिलेगी। ना मुझे शांति मिलेगी, ना मैं तुम लोगों को शांति से जीने दूंगी। जिस तरह से मरने के बाद मैं भटकी हूं, ऐसे ही मैं तुम सब लोगों की आत्माओं को भी कैद करके रखूंगी। शायद तुम जानते नहीं हो कि मेरे पास वो शक्तियां आ चुकी है जिससे मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूं। भले ही मैं एक इंसान नहीं हूं, एक आत्मा हूं, लेकिन मेरी आत्मा में वो शक्ति है। मैं तुम सबको अपने इशारों पर नचा सकती हूं और कैद करके रख सकती हूं। तुम्हारा बहुत मन था ना कि मैं अनंतनाग के घर की बहू बनूं। अनंतनाग इस गांव के कर्ता धर्ता थे। अब इस घर की कर्ता धर्ता उनकी बहू यानी कि मैं ऐश्वर्या रहूंगी। मैं इस गांव के सब लोगों को कैद कर लूंगी। उस समय ऐश्वर्या के पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी बातें कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ऐश्वर्या के पिताजी के सामने सारी तस्वीर साफ होती गई। ऐश्वर्या के पिताजी ने पूछा, तो क्या तुम अपना बदला लोगी? ऐश्वर्या ने कहा, हाँ। उस समय ऐश्वर्या के पिताजी कोठी में बने इसी झूमर के नीचे खड़े थे। ऐश्वर्या ने गुस्से से झूमर की तरफ देखा और कुछ सेकंड में ही वह झूमर ऐश्वर्या के पिताजी के ऊपर गिर गया। उसके पिताजी समझ ही नहीं पाए और वो संभाल पाते, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। अपने पिता को मरता देख ऐश्वर्या के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसके बाद ऐश्वर्या के पिता की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि ये ऐश्वर्या बहुत भयानक रूप ले चुकी है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरे पर जख्म है, शायद तब के थे जब लोगों ने उसे मारा था।
दांत पूरी तरह से सड़ चुके थे। अब वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। अब उसके मन में रमन को पाने की चाहत नहीं थी, बल्कि लोगों को खत्म करने की चाहत थी और खुद को और भी शक्तिशाली बनाने की। जब ऐश्वर्या के पिताजी आत्मा बने, तब उन्हें उस कोठी में बहुत सारे लोगों की आत्माएं नजर आने लगी। सभी की आंखों में दर्द था। तब पता चला कि ऐश्वर्या मरने के बाद भी जादू टोना करती है। वह जादू टोना जो आत्माएं अपनी दुनिया में करते हैं, और उसी जादू टोने के जरिए से उसने अन्य लोगों की आत्माओं को अपना गुलाम बना रखा है और अपने इशारे पर सारे काम करवाती है। उसका अभागा पिता आज भी रोता है कि उसने उस बेटी को जन्म क्यों दिया। जन्म दिया था तो तभी मार देता। इतना कहते कहते वो बुजुर्ग आदमी रोने लगा। ये सुनकर विवेक सुन्न हो गया। इस कोठी के पीछे इतना भयानक इतिहास छुपा है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। विवेक ने पूछा, क्या इन आत्माओं में ऐश्वर्या के पिताजी की आत्मा भी है? तभी एक औरत बोली, हाँ, ये जो तुम्हें कहानी सुना रहे हैं ना, यही तो हैं ऐश्वर्या के पिता। ये सुनकर विवेक एक बार फिर हैरान हो जाता है। अपनी बेटी की कहानी अपने मुंह से सुनाना कितना दर्द भरा हो सकता है, विवेक अच्छी तरह समझ सकता था। विवेक देखता है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति नरेश की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार ऐसा देखा था कि कोई आत्मा रो रही है, कोई आत्मा दर्द में है। विवेक ने पूछा, लेकिन मेरा इन सब से क्या संबंध? मैंने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? तभी वो औरत बोली, उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हर महीने 3 लोगों की जरूरत होती है। वो दुनिया के लोगों के सामने नहीं जाती और तब तक नहीं जाएगी जब तक उसके तंत्र मंत्र पूरे नहीं हो जाते। उसे अब एक और इंसान की जरूरत है। इसके लिए वो कैद आत्माओं को इंसान को लाने के लिए भेजती है। अगर आत्मा ये काम करने में सफल नहीं होती तो उन्हें प्रताड़ित करती है। इसलिए मजबूरी में हमें किसी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करके उसे टीले तक लाना होता है। और इस बार ऐश्वर्या ने किंजल को भेजा था। इस बार आत्मा के छलावे में तुम फंस गए, लेकिन तुम टीले तक जाने की जगह यहां पहुंच गए। वरना अधिकतर शिकार टीले पर ही जाते हैं और वहां जाते ही वो चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों से इंसानों का दिल निकालकर खा लेती है, फिर अपने जादू टोने करती है। जब वो इंसान मर जाता है तो आत्मा बन जाता है और यहाँ कैद हो जाता है। ऐश्वर्या के यह सब करने के बाद धीरे धीरे ये कोठी, ये गांव वीरान होता गया। आज ये जगह घने जंगल में गुम हो चुकी है। शायद किसी को इसके बारे में पता ही न हो। विवेक ने पूछा, तो ये सब खत्म नहीं हो सकता? बुजुर्ग व्यक्ति नरेश ने कहा, हाँ, हो सकता है। अगर कोई इंसान उस चुड़ैल का खात्मा कर दे तो तुम इंसान हो और अभी तक बचे हुए हैं। शायद तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। तभी एक औरत की आत्मा कहती है, हाँ, तुम हमें यहां से आजाद करा सकते हो। तुम नहीं जानते बेटा, मौत के बाद कैद रहना कैसा होता है, कितना दर्दनाक होता है। विवेक कहता है, उस चुड़ैल की कैसे खत्म किया जाएगा? नरेश कहता है, वो वहीं टीले पर रहती है। उस टीले पर एक गोल पत्थर है, उसके नीचे एक काली चुनरी दबी हुई है। उस चुड़ैल की सारी ताकत उसी चुनरी में है। तुम्हें उस चुनरी को जलाना होगा, उसके बाद उसका अंत हो जाएगा। लेकिन ये काम तुम्हें कल रात होने से पहले पहले करना होगा, क्योंकि कल के बाद वो और भी शक्तिशाली हो जाएगी। फिर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाएंगे। विवेक कहता है, क्या वो चुड़ैल कभी उस टीले के पास से हटती है? नरेश की आत्मा कहती है, इतना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक हम जानते हैं शायद वो दिन के 12 बजे उस टीले के आसपास नहीं जाती। तुम उस समय वहां जाकर उस चुनरी को नष्ट कर सकते हो। विवेक कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वह चुड़ैल किंजल को लेकर गई है, वह किंजल के साथ क्या करेगी? नरेश की आत्मा कहती है, वह किंजल से तुम्हारा पता पूछेगी और अगर तुम उसके हाथ नहीं आए तो वह किंजल को दोबारा एक और शिकार लेने भेजेगी। हम तुम्हें कोठी में छुपने की जगह बता देते हैं। तुम किसी भी तरह उस चुड़ैल के हाथ मत आना। हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। विवेक कहता है, लेकिन किंजल ने अगर यह बता दिया कि मैं अभी भी इस कोठी में हूं तो क्या होगा? वह चुड़ैल तो मुझे ढूंढ लेगी। नरेश की आत्मा कहती है, किंजल नहीं बताएगी।
उसी ने हमसे कहा था कि विवेक के बारे में कोई भी ऐश्वर्य को मत बताना। उसी ने हमारे मन में यह उम्मीद जगाई है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। विवेक सोचने लगता है, क्या किंजल को मुझ पर इतना विश्वास था? आखिर किंजल को मुझ में क्या दिखाई दिया जो उसने मुझ पर विश्वास किया? खैर, विवेक कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, आप मुझे बताइए इस कोठी में कहाँ छुपना सबसे सुरक्षित है। इसके बाद नरेश की आत्मा और एक औरत की आत्मा विवेक को ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं, जहां कुछ देर पहले विवेक गया था और उसने वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े देखे थे। नरेश उस कमरे का दरवाजा खोलता है और विवेक से कहता है, तुम रात यहां काट सकते हो। विवेक उस कमरे को देखकर कहता है, अरे नहीं, पागल हो गए हो क्या? इतने सारे कंकालों के बीच भला मैं कैसे रह सकता हूं? अगर इनमें से कोई कंगाल उठकर मुझे मारने लगा तो? नरेश की आत्मा हंसती है और कहती है, चिंता मत करो, ये सब निष्क्रिय है, कुछ नहीं करेंगी क्योंकि इनकी आत्माएं तो हम हैं। विवेक कहता है, फिर भी मुझे डर लग रहा है। नरेश की आत्मा कहती है, डरो मत, इसके अलावा कोई दूसरा स्थान सुरक्षित नहीं है। हमने देखा है ऐश्वर्य कभी भी इस कमरे में नहीं गई। वो जब भी यहां आती है तो हर जगह चली जाती है, लेकिन कभी इस कमरे में नहीं जाती क्योंकि ये उसी का कमरा है। वह लोगों को मारने के बाद उनकी लाश को यही लाकर ठिकाने लगा देती है। विवेक को लगता है कि उसे नरेश की बात मान लेनी चाहिए। बस एक रात की ही तो बात है, इसीलिए वह चुपचाप उस अंधेरे कमरे में रात बिताने के लिए तैयार हो जाता है। विवेक पूरी रात यही सोचता रहता है कि किंजल अब दूसरा शिकार लाकर उस चुड़ैल को देगी। पूरी रात यही ख्याल करता रहता है कि किंजल किस तरह और किसे यहां लेकर आएगी, और देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। सुबह होते ही उस कमरे के दरवाजे तेज आवाज के साथ अपने आप खुल जाते हैं, जिससे विवेक की आंख खुल जाती है। वह देखता है कि बाहर दिन निकल चुका है। कल रात जो कुछ भी हुआ था वह एक सपना लग रहा था। विवेक को अभी भी किंजल की आत्मा की चिंता थी। वो यही सोच रहा था कि क्या किंजल की आत्मा वापस कोठी में आ गई होगी, या वो अभी भी चुड़ैल के पास होगी और चुड़ैल उसे प्रताड़ित कर रही होगी। विवेक उस कमरे से जैसे ही बाहर निकलता है तभी उसके सामने किंजल आ जाती है। उसे देखकर विवेक बुरी तरह डर जाता है और वापस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि वह किंजल की सच्चाई के बारे में जान चुका था कि ये एक आत्मा है। इसलिए अब उसे थोड़ा डर तो लग ही रहा था। किंजल दरवाजा खटखटाती है, विवेक दरवाजा खोलो। लेकिन विवेक डरा हुआ था, वह दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। तभी किंजल की आत्मा उस कमरे में आ जाती है और विवेक से कहती है, विवेक ये क्या कर रहे हो? विवेक अपने सामने किंजल को पाकर और भी ज्यादा डर जाता है। विवेक कहता है, तुम यहां कैसे आ गई? मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। किंजल की आत्मा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आत्मा हूं, इंसान नहीं, कहीं से भी आ जा सकती हूं। विवेक को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आता है कि वह कैसे भूल गया कि आत्माओं के लिए यह सब बहुत कुछ आसान होता है। किंजल कहती है, देखो विवेक, मैंने तुम्हारे भरोसे एक अन्य व्यक्ति की जान दांव पर लगा दी है। मैं जानती हूं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम हमारी मदद जरूर करोगे, हमें आजाद करा दो। अब हमारा शरीर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा यहाँ कैद है और इससे हमें तुम ही आजाद करा सकते हो। मैंने तुम्हारे अंदर वो इंसानियत देखी है जो आज के लोगों में खत्म हो चुकी है। किंजल के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर विवेक मन ही मन बहुत खुश होता है। विवेक सोचता है, यार काश किंजल सच में जिंदा होती, या फिर मैं कोई आत्मा होता तो मैं किंजल के साथ ही रहता। उसे लगने लगा था कि किंजल इस पर इतना भरोसा करती है, शायद वो उसे पसंद करती है। तभी किंजल विवेक का ध्यान भंग करते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुम हमारी मदद करोगे ना? विवेक हकलाता हुआ कहता है, हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है भगवान ने मुझे चुना है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। किंजल कहती है, ठीक है, तुम 12 बजे से पहले ही वहां चले जाना। जैसे ही तुम देखो कि वो चुड़ैल वहां से जा रही है, तुम उस चुनरी को पत्थर के नीचे से निकाल लेना और उसे जला देना। लेकिन याद रखना, यह काम इतना आसान नहीं है, उसकी जादुई चुनरी है।
विवेक हाँ में सिर हिलाता है। धीरे धीरे सूरज सिर के ऊपर आता जा रहा था। विवेक समझ गया था कि कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं। वह किंजल की आत्मा से उस टीले का पता पूछता है और फिर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। दिन में भी वो जंगल इतना डरावना लग रहा था कि विवेक को डर लग रहा था। उसे बार बार यही महसूस होता कि उसके आसपास कोई है और बार बार उसे डर लग रहा था कि कहीं से ऐश्वर्या चुड़ैल ना आ जाए। फिर भी बेचारा हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। वह उस कोठी से लगभग 1 किलोमीटर दूर चला होगा कि उसे एक बहुत बड़ा टीला दिखाई दिया। उसके आसपास 2-3 बड़े और घने पेड़ थे। उसने दूर से ही देखा कि वहां एक लड़की बैठी हुई है। वह लड़की कोई नहीं बल्कि वही थी जिसे कल रात विवेक ने किंजल की आत्मा के साथ देखा था, ऐश्वर्या। विवेक सावधानी से एक पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। वह बस ऐश्वर्या के वहां से जाने का इंतजार कर रहा था। 12 बजने में कुछ ही समय रहा होगा कि वह लड़की उठी और 2-4 कदम चली। फिर एकदम विवेक की नजरों से ओझल हो गई। विवेक हैरान रह गया। वह कहने लगा, अरे ये अचानक इतनी जल्दी गायब हो गई। उसके जाने के 2-4 मिनट तक विवेक सही समय का इंतजार करता है। जब विवेक को यह तसल्ली हो जाती है कि अब वह चुड़ैल यहां से जा चुकी है और शायद वापस नहीं आएगी, तो फिर वह पेड़ से थोड़ा हटकर खुले आसमान में आता है और सिर ऊपर करके देखता है। वह सूरज की स्थिति देख रहा था। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर था। विवेक बिना देरी किए उस टीले के पास जाता है और चुनरी देखने लगता है। चुनरी ठीक सामने ही रखी थी। उस चुनरी के ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर में ही वह चुनरी दबी थी और उस चुनरी ने पूरे टीले को ढक रखा था। जैसे ही विवेक उस टीले के पास पहुंचता है तो वह चुनरी अपने आप उड़ने लगती है। विवेक अपने चारों ओर देखता है तो कहीं हवा का नामो निशान भी नहीं था। विवेक को यह बड़ा अजीब लगता है कि बिना हवा के चुनरी कैसे उड़ रही है। विवेक हिम्मत करके उस चुनरी के एक हिस्से को पकड़ता है। तुरंत उसके हाथ चिप-चिप होने लगते हैं। वह हाथ पीछे करता है तो देखता है कि उसके हाथों में गाढ़ा लाल पदार्थ लगा हुआ है। विवेक घबराकर कहता है, खून। धीरे धीरे वो खून अपने आप हवा में गायब हो जाता है। विवेक समझ जाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। चुनरी के ऊपर जो पत्थर रखा था वो विवेक के सिर से काफी ऊपर था, इसीलिए विवेक को पत्थर हटाने में दिक्कत आ रही थी। फिर विवेक अपने आसपास देखता है, तभी उसे एक ऊंचा पत्थर दिखता है। विवेक पूरी ताकत से उस पत्थर को लुढ़काता हुआ टीले के पास ले आता है। फिर उस पर खड़ा होकर चुनरी पर रखे पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। सच में वो पत्थर काफी भारी था। विवेक को उस पत्थर को हटाने में लगभग 20 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है, लेकिन अंत में वो कामयाब हो जाता है। चुनरी के ऊपर रखा पत्थर एक साइड गिर जाता है, लेकिन जैसे ही पत्थर अपनी जगह से हटता है वैसे ही वो काली चुनरी हवा में उड़ने लगती है। विवेक जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में बेचारा मुंह के बल भी गिर जाता है। जब तक वो खुद को संभालता, वो काली चुनरी पता नहीं कहां गायब हो गई थी। विवेक कहता है, अरे अजीब है, इतनी जल्दी चुनरी कहां उड़ गई। विवेक इधर उधर देखने लगता है। तब उसे वो चुनरी एक पेड़ पर लटकी दिखती है, लेकिन वो चुनरी कुछ ऊंचाई पर थी। विवेक का हाथ नहीं जा पा रहा था। विवेक उसी पेड़ की एक डंडी तोड़ता है और फिर चुनरी को निकालने की कोशिश करता है। वो चुनरी निकल तो जाती है, लेकिन उड़कर दूर जा गिरती है। विवेक को ये सब बहुत आसान लग रहा था। वह सोचता है कि चलो अब चुनरी नीचे आ गई है, आराम से उठाकर इसे जला दूंगा। लेकिन जैसे ही वह चुनरी के पास जाता है, वो चुनरी अपने आप ही हवा में उड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। विवेक फिर एक नजर अपने आसपास देखता है। हवा का नाम निशान नहीं था, लेकिन वो चुनरी अपने आप हवा में खिसक रही थी। धीरे धीरे विवेक को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि यह कोई साधारण चुनरी नहीं है। विवेक बड़े ही ध्यान से उस चुनरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चुनरी उसके हाथ नहीं आ रही थी। वह जैसे जैसे चुनरी के करीब जाता, चुनरी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती। कुछ दूर तक ऐसे ही जारी रहा। उसके बाद वह चुनरी हवा में उड़ी और उसने ऐसा आकार ले लिया जैसे किसी के सिर पर ढकी हुई हो, लेकिन विवेक को कोई भी नजर नहीं आ रहा था।
चुनरी के इस तरह आकार लेने पर विवेक घबरा गया था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वह इस चुड़ैल का खात्मा करके ही यहाँ से जाएगा। विवेक भी हिम्मत करके उस चुनरी की तरफ लटका और उसे कसकर पकड़ लिया। उसके बाद विवेक को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके हाथ से वह चुनरी खींच रहा हो, और अंत में वह चुनरी विवेक के हाथ से निकलकर उड़ जाती है और वापस उस टीले के ऊपर चली जाती है जहां से विवेक ने वो चुनरी हटाई थी। विवेक कहता है, सच में यह जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं। मैं चुनरी तो पकड़ लूंगा, लेकिन इसे जलाऊंगा कैसे? लगता है पहले आग जलानी पड़ेगी। इसके बाद विवेक सबसे पहले आग का इंतजाम करता है। वह कुछ सूखी डंडियां इकट्ठी करता है और 2 पत्थरों को आपस में रगड़ता है। पत्थर को रगड़ने में लगभग उसे 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। तब जाकर थोड़ी सी चिंगारी होती है। तभी विवेक का ध्यान समय पर जाता है। वह देखता है धीरे धीरे सूरज उसके सिर से हटता जा रहा है। अब उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी, क्योंकि वह जानता था कि कुछ समय बाद ऐश्वर्या यहाँ आ जाएगी, और अगर उसने यहाँ विवेक को चुनरी के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया तो उसकी मौत पक्की है। विवेक जल्दी जल्दी पत्थरों को और भी तेजी के साथ रगड़ना शुरू कर देता है और फिर उन सूखी डंडियों को जला देता है। अब एक तरफ आग जल रही थी और दूसरी तरफ विवेक भागता हुआ उस चुन्नी को उठाने जाता है। तभी ऐश्वर्या वहां आ जाती है और विवेक को देख लेती है। ऐश्वर्या दूर से ही चीख कर पूछती है, कौन है तू? ऐश्वर्या की आवाज इतनी भारी और खतरनाक थी कि विवेक उस आवाज को सुनते ही कंपा गया। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने ऐश्वर्या खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से नहाई नहीं है। उसके चेहरे पर जगह जगह कालिख लगी हुई थी। ऐश्वर्या विवेक को उसकी चुनरी छूते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि जरूर इस लड़के को मेरे बारे में पता चल चुका है। वह गुस्से से विवेक की तरफ आती है। विवेक की सिट्टी पिट्टी तो पहले ही गुम हो चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इधर ऐश्वर्या जाते ही विवेक का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? विवेक हकलाते हुए कहता है, मैं वो किंजल। लेकिन इससे आगे विवेक कुछ नहीं कहता। ऐश्वर्या कहती है, क्या किंजल? तू किंजल को कैसे जानता है? तभी ऐश्वर्या को ध्यान आता है कि कल रात किंजल ने मुझे एक शिकार लाकर दिया था, लेकिन वह मुझ तक पहुंचा नहीं था। अब ऐश्वर्या अपना दिमाग दौड़ाती है और समझ जाती है कि जरूर किंजल और दूसरी आत्माओं ने इसे मेरे बारे में बता दिया है, और साथ यह भी बता दिया है कि इस चुनरी के द्वारा ही मेरा खात्मा किया जा सकता है। ऐश्वर्या जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, समझ गई, तो तू यहां मुझे खत्म करने आया है। कितने नादान हो तुम लोग। उन आत्माओं ने भी तो भेजा तुझ जैसे कंकाल को। तुझसे ये चुनरी तो पकड़ी जाएगी नहीं, तू इसे नष्ट कैसे करेगा? विवेक थोड़ा पतला दुबला लड़का था और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके ईगो पर बात आ गई थी। विवेक ने कहा, जैसा भी हूं, तेरी तरह चोरी छुप के जादू टोना नहीं करता। ये उन लोग का काम है जो शक्तिशाली नहीं होते और पीछे से वार करते हैं। ये सुनकर ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो विवेक को धक्का दे देती है। विवेक का सिर एक पत्थर से जा टकराता है और तुरंत खून निकलने लगता है। इसके बाद ऐश्वर्या एक पत्थर को उठाकर चुनरी पर रखने जाती है, लेकिन तभी विवेक जल्दी से आकर ऐश्वर्या को धक्का दे देता है, जिससे ऐश्वर्या और पत्थर दोनों नीचे गिर जाते हैं। विवेक जल्दी से उस चुनरी को पूरी ताकत के साथ पकड़ता है और आग की तरफ भागता है। विवेक बड़बड़ा रहा था, मुझे कंकाल बोलती है, अब देख तुझे कंकाल बनाऊंगा। विवेक अपनी समझदारी के साथ उस चुनरी के दोनों सिरों को पकड़ लेता है और उसे आग के पास ले जाता है। जिस समय विवेक ने वह चुनरी पकड़ रखी थी, वह उसे किसी पत्थर के जितनी ही भारी लग रही थी। विवेक के लिए वो काफी मुश्किल भरा काम था, लेकिन विवेक के ईगो ने उसे यह काम करने में सफल बना दिया। ऐश्वर्या विवेक को भागते हुए देख लेती है। ऐश्वर्या भी उसके पीछे भागती है और कहती है, नहीं, ऐसा मत करना, वो चुनरी मुझे दे दे। विवेक अपनी धुन में भागता रहता है।
वो चुनरी भीगी सी हो रही थी। विवेक को अपने हाथों में खून ही खून नजर आ रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक छलावा है और उसके अलावा कुछ नहीं। विवेक पूरी हिम्मत के साथ उस चुनरी को आग के ऊपर ले जाता है। जैसी चुनरी पर आग की तपन पड़ती है, वह चुनरी निष्क्रिय हो जाती है। वह आग चुनरी को अपने में समेट लेती है और कुछ ही देर में वह चुनरी राख हो जाती है और दूसरी तरफ ऐश्वर्या चुड़ैल के शरीर में भी आग लगने लगती है। वह बुरी तरह चिल्ला रही थी, रो रही थी और अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन विवेक उसे जलता हुआ देख रहा था। फिर विवेक जल्दी से कोठी की तरफ वापस भागता है। वह देखता है कि कोठी का मेन गेट अपने आप गलता जा रहा था। वह सूरज की तरफ देखता है, लेकिन सूरज में इतनी तेजाई नहीं थी कि वो लोहे को गला सके। तभी विवेक को कोठी के छत से बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं, जो कि विवेक की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। धीरे धीरे वह सभी आत्माएं सूरज की हल्की रोशनी में ही कहीं गुम हो जाती हैं और वह कोठी हिलने लगती है और धीरे धीरे गिरने लगती है। विवेक समझ जाता है कि उसने इन सब की मदद कर दी है। उसे इस बात की काफी खुशी थी और अब विवेक को जंगल से बाहर निकलना था, इसलिए वह रुकता नहीं है और वापस उस जंगल से बाहर की तरफ भागता है। उसे चलते चलते शाम हो जाती है। सूरज लगभग ढलने ही वाला था। तब उसे रेल की 2 पटरियां नजर आती है। ये देखकर उसे काफी खुशी होती है। वह समझ जाता है कि मैं इस जंगल से अब निकल चुका हूँ। विवेक उस रेल की पटरी के किनारे चलते चलते चित्तूर स्टेशन पर आ जाता है। वहां पहुंचकर वह स्टेशन मास्टर से अपनी ट्रेन और उसमें रखे सामान के बारे में बताता है। उसके बाद उसका सामान उसे मिल जाता है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता कि उसके साथ पिछले 1 दिन में क्या कुछ हुआ। हालांकि उसने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, उन्होंने मुथिरेवाला स्टेशन पर रात को अजीबो-गरीब लोगों को आते जाते देखा है। फिलहाल विवेक को किंजल की मदद करके खुशी मिल रही थी, लेकिन उस दिन के बाद से विवेक जब भी कभी अकेला सफर करता है तो वह कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद नहीं करता। कभी कभी विवेक को ऐसा लगता है कि उसके साथ यह सब कुछ एक सपना था, लेकिन आज भी विवेक किंजल की शक्ल नहीं भूला है। भले ही विवेक की स्टोरी कई लोगों को उसका एक सपना लग सकती है, लेकिन सपना कभी भी इंसान के दिलों दिमाग पर इतनी गहरी छाप नहीं छोड़ता जो सच्चाई विवेक के दिमाग में इस समय छप गई थी। और ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी भ्रम या सपना इंसान के दिमाग में ज्यादा दिनों तक इतनी गहरी डिटेल के साथ दिमाग में नहीं रह सकता। तो उस दिन विवेक के साथ जो हुआ वह वाकई में उसके साथ घटी एक भयानक घटना ही थी। साथियों, आपके लिए इस स्टोरी को अच्छे से अच्छे तरीके से सुनाने की पूरी कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी सुनाने का ये अंदाज भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप लाइक करके मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बनाएं। और मैं जानता हूँ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुनते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आपका नाम अगली स्टोरी में लेने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, अब जिन लोगों ने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपने नाम हमें सजेस्ट किए हैं वो है शिव प्रकाश सोलंकी बीकानेर, पुष्पा राणा नागपुर, मदन लाल सैनी मेरठ, राधेश्याम पासवान उत्तराखंड, काव्या बबीता शर्मा महेश कुमार सूरत, बालेश्वर साहू रांची झारखंड, शौकीन खान नासिक, पूनम लखनऊ, बबीता सोनी हरियाणा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगा कि आपके लिए अगली बार और भी जबरदस्त स्टोरी लाई जाए।